गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर नॉर्थ इंडिया, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, जो मुगल और अफगान्स के बारे में जो 1525 से 1555 के बीच में क्या क्या होता है वो चीज़ें हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के इस चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो टेक प्लेस हुई, मतलब सेंट्रल एशिया और बाबर के बारे में जो डिस्कस करते हैं, देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस वो हुई हैं जो सेंटर और वेस्ट एशिया में, वो आज डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। देखो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, 14th सेंचुरी में, और तैमूर जो क्या करता है वो रीयूनाइट करता है जो एक ईरान को, तुर्रान्स को एक रूल के अंडर फिर एक बार दोबारा से। तैमूर का एम्पायर जो एक्सटेंड करता था लोअर वोल्गा, मतलब ये रशिया के करीब है, ठीक है, टू द रिवर इंडस जो इंडिया में है, इंक्लूडिंग जो एशिया माइनर जो मॉडर्न डे टर्की है, ईरान है, ट्रांसोक्सेनिया है, अफगानिस्तान है, और कुछ पार्ट जो है पंजाब का भी। अब तैमूर मरता है 1405 में, और फिर इसका जो है पोता जो है वो शाहरुख जो मिर्ज़ा है वो रूल करने आता है, और वो कहीं ना कहीं इतने बड़े एम्पायर को इंटैक्ट रखता है। वो बड़ा आर्ट लेटर्स लिटरेचर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत काम करता है। समरकंद और हेरात को जो है एक तरह की एक कल्चरल सेंटर बना देता है पूरे वेस्ट एशिया का। जो रूलर है समरकंद को, उसको बड़ी ही इज्जत से पेश आती थी पूरा इस्लामिक वर्ल्ड। अब पावर जो है तैमूरद की जो है, तैमूराइड डायनेस्टी की, जो तैमूर डायनेस्टी की है, वो डिक्लाइन बड़ी जल्दी हो जाती है सेकंड हाफ 15th सेंचुरी में। और इसका लार्जली इसका एक जो सबसे बड़ा कारण था, जो तैमूराइद का जो ट्रेडिशनल जो उसका ट्रेडिशंस था कि हम लोग क्या करेंगे, अपने एम्पायर को अलग अलग जो है बांट देंगे, मतलब जो आगे जो उनके औलादे हैं उनमें पार्टीशन कर दें। अब बहुत सी तैमूराइद पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इस दौर में जो है वो ऑलवेज फोर्ट एंड रेंगल्ड अमॉन्ग देमसेल्फ, एक दूसरे से हमेशा लड़ रहे थे, क्योंकि अब अलग अलग में हिस्सों में जब आपको बांट के एम्पायर दे दिया जाएगा तो एक दूसरे से लड़ेंगे ही ना, वो अपना जो है हेजिमनी करने के लिए। अब इसने कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दो नए एलिमेंट्स को जो है प्रोवाइड की कि वो सामने आए। नॉर्थ से जो जो तुर्को मंगोलियन ट्राइब थे, उज़्बेक, वो क्या घुसने लगे ट्रैक्सनोमिया में जो है घुसने लगे, और उज़्बेक जो थे जो अब हैड बिकम मुस्लिम्स, बट उन्हें आज भी जो है वो तैमूराइद के द्वारा जो है एक निचली नज़र से देखा जाता था, जिन्हें कंसीडर किया जाता था अनकल्चर्ड, बड़े जंगली और बारबेरियंस है ये, ठीक है। और फर्दर टू द वेस्ट जो है एक नई डायनेस्टी, जो साफिद डायनेस्टी जो है वो डोमिनेट करने लगी ईरान को। जो साफीविद डायनेस्टी है वो डोमिनेट करने लगी ईरान को। अब साफीविद डायनेस्टी जो है वो डिसेंडेंट थे फ्रॉम ए ऑर्डर, एक सेंट, एक पीर था, एक फ़कीर था, जिसके उसके इंसेस्टर्स जो है और वो जो ट्रेस करते थे अपने इंसेस्टर्स को प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे, और ये सपोर्ट करते थे जो शियाइट सेक्ट है, मतलब शियाज है ना मुस्लिम में, उसको सपोर्ट करते थे, और प्रोसिक्यूट करने लगे, उन लोगों को मारने लगे, और वो प्रिपेयर्ड नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए जो शियाइट टेनेंट्स को। ठीक है, जो शिया नहीं थे उनको मारने लगे। अब उज़्बेक जो है ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ पे वो क्या थे, सुन्नी थे, शिया और सुन्नी। ये तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो है इन दोनों एलिमेंट्स के में जो है वो कहीं ना कहीं और कड़वी होती रही बाय सेक्टेरियन ट्राइब्स की वजह से। अब फर्दर टू द वेस्ट जो ईरान है, जो पावर है ओटोमन टर्क्स की, वो भी बढ़ रही थी इस दौर में, और दे वांटेड, वो डोमिनेट करना चाहते थे ईस्टर्न यूरोप एज वेल एज इराक और ईरान भी, ठीक है। इससे क्या हुआ, तो द सीन वाज सेट। अब कन्फ्लिक्ट के लिए तीन माइटी एम्पायर्स के बीच में जो एशिया में 16th सेंचुरी के, कौन कौन सी, ओटोमन टर्क्स, ठीक है, सफाइद और तैमूरिद डायनेस्टी, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगल फाइट चल रही थी। 1494 में इन 1494 में एक यंग एट द एज ऑफ 12 जो है वो बाबर सक्सीड करता है फरगाना में, ठीक है, बादशाह बनता है। एक स्मॉल स्टेट होती है ट्रांसओक्सेनिया में। ऑब्वियसली जो है उज़्बेक का खतरा तो था ही, तैमूराइद प्रिंस जो थे वो बिजी थे लड़ने में एक दूसरे से, और बाबर टू जो है मेड ए बिड कि वो कॉन्कर करेगा समरकंद को अपने अंकल से जो जीतेगा। ही वॉन द सिटी, वो 2 बार सिटी को जीता, बट जो है लॉस्ट इन नो टाइम इन बोथ द ओकेजन, दोनों तरफ जो है जीत के हार गया समझ लो। अब सेकंड टाइम जो उज़्बेक चीफ था, जो शाबानी खान, जिसको जो वाज कॉल्ड टू हेल्प टू आउट्स बाबर, उसकी मदद ली गई कि बाबर को निकाला जाए। अब
शैबानी जो था उसने बाबर को डिफीट किया और समरकंद को जो है जीत लिया। एंड सून ही ओवर रन द रेस्ट ऑफ तैमूराइड किंगडम इन द एरिया, और जितना भी तैमूराइड किंगडम बाकी भी था वो भी उसने कॉन्कर कर लिया। इसने कहीं ना कहीं फोर्स किया बाबर को कि वो काबुल की तरफ जाए, और जो उसने कॉन्कर किया 1504 में। अब अगले 14 साल तक बाबर जो है केप्ट बिडिंग हिज टाइम कि वो दोबारा से उसके जो है होमलैंड को जो है उज़्बेक से जो है वो कब्जा करेगा, छीनेगा उज़्बेक से। उसने अपने अंकल की मदद लेने की कोशिश की जो रूलर था हेरात का, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली हेरात जो 2 था वो भी शाहबानी खान ने जीत लिया। इससे कहीं ना कहीं जो उज़्बेक और सफ़ाविद एम्पायर है उसके बीच में एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट आए, और क्योंकि लेटर जो उज़्बेक्स और जो सफ़ाविद एम्पायर था वो भी क्लेम अपना हेरात पे कर रहा था और सराउंडिंग एरियाज़ पे, जिसको हम खुरासान कहते हैं, जो कंटेम्प्रेरी राइटर जो को उसको खुरासान के एरिया कहते थे। और फेमस बैटल होती है 1510 में नियर मर्व में। शाह इस्माइल जो शाह होता है ईरान का, वो डिफीट कर देता है और किंग जो और मार देता है शैबानी खान को। और बाबर अब एक और कोशिश करता है कि मैं समरकंद को जो है वो कब्जा करूं, लेकिन दिस टाइम किसकी हेल्प से? ईरानियन फोर्सेस की हेल्प से। ठीक है, ही वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एट, अब उसे तो समरकंद में इंस्टॉल किया जाता है, बट चेफ्ट अंडर द कंट्रोल, जो ईरानियन जनरल्स थे उनके कंट्रोल अभी भी कहीं ना कहीं वो समरकंद पे था, जो चाहते थे कि बाबर को ट्रीट कर रहे थे एज ए गवर्नर। ईरान की एक प्रोविंस जो है, मतलब समरकंद ईरान की एक प्रोविंस है और उसका गवर्नर रादर देन कोई इंडिपेंडेंट, कोई आज़ाद जैसे राजकुमार होता है, प्रिंस होता है। ठीक है, मीनवाइल जो उज़्बेक थे उन्होंने रिकवर, वो अपनी हार से बड़े जल्दी रिकवर हो गए। वंस अगेन बाबर को जो है वो समरकंद से निकाल दिया और वो जो है वापस जो है काबुल पहुंचता है। फाइनली जो शाह इस्माइल था वो खुद ब खुद जो है वो वाज डिफीटेड, वो ओटोमन सुल्तान के द्वारा जो है 1514 में जो है हार जाता है। थोज लिविंग उज़्बेक्स को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है मास्टर ऑफ जो है ट्रांसओक्सेनिया। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट्स जो है फाइनली फोर्स करती है बाबर को कि वो जो है इंडिया की तरफ देखे, क्योंकि वो काबुल में रह गया है, ना उसको समरकंद मिला, ना उसको जो है अपना उज़्बेकिस्तान का जो बाकी एरियाज़ मिले, तो वो कहीं ना कहीं वो जो है रह गया। फिर वो स्टार्ट करता है अपना कॉन्क्वेस्ट जो है इंडिया का। अब बाबर सेज दैट फ्रॉम द टाइम ही ऑब्टेन्ड काबुल, बाबर अपना खुद की ऑटोबायोग्राफी में 1500 में बैठता है कि टू हिज विक्ट्री, जब तक कि वो जो है पानीपत में जीतता, आई हैव नेवर सीज टू थिंक द कॉन्क्वेस्ट, मैंने कभी भी जो है हिंदुस्तान को जो जीतने की ख्वाहिश थी उसको नहीं छोड़ा था। लेकिन उसे कभी सूटेबल कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि वो ये चीज़ कर सके। ठीक है, एंड समटाइम बट डिसएग्रीमेंट विद माय ब्रदर एंड माय सेल्फ। अब काउंटलेस टाइम जो इन्वेडर्स आए सेंट्रल एशिया से, बाबर भी जो है वॉज ड्रॉन टू इंडिया। बाबर भी क्यों इंडिया की तरफ खिंचा हुआ चला आया? क्योंकि ये जो इसकी फैबुलस धन दौलत के बारे में जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने, जो लोगों ने, जो ट्रेडर्स ने जो बताया था जाके, जो इंडिया से वहाँ गए। इंडिया जो है एक लैंड थी जहाँ पे सोना और चांदी की जो रिचेस की भरी हुई, और बाबर के इंसेस्टर जो है तैमूर जो है हैड नॉट, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया से लेकर नहीं गया, बल्कि बड़े बड़े स्किलफुल आर्टिशंस को इंडिया से जब उसने दिल्ली पे अटैक किया था तैमूर ने, वो यहाँ से ले गया। ठीक है, एशियन एम्पायर, अपना एशियन एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए और अपनी जो कैपिटल सिटी है उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। और कुछ एरिया जो है पंजाब का उसने अपने कब्जे में भी रखा था। अब ये एरियाज जो हैं कुछ पंजाब का, दीज एरिया रिमेन्ड इन द पोजेशन जो है तैमूर के सक्सेसर सर्वल जनरेशन तक उनके हाथों में रहे, जो पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। जब बाबर ने कॉन्कर किया अफगानिस्तान, तो ही फेल्ट के दैट उसका लेजिटिमेट, उसका एक हक है इन एरियाज पे, क्योंकि तैमूर ने उससे पहले कॉन्कर किया था। एक और रीजन था वाई बाबर जो है कविटेड के जो पंजाब का जो परगानाज हैं वॉज द मेजर इनकम ऑफ काबुल। अब हिस्टोरियन जो अब्दुल फजल वो रिमार्क करते हैं कि ही बाबर वो जो है बदख्शां पे जो है रूल करता था, कंधार और काबुल पे, एंड विच डिड नॉट यील्ड, उस सफिशिएंट यहाँ से इनकम नहीं आती थी कि वो अपनी आर्मी को जो है इस पे जो है स्टैंड कर सके, अपनी आर्मी को जो है इतनी बड़ी आर्मी को वो जो है मेंटेन कर सके। इनफैक्ट कुछ बॉर्डर टेरिटरीज जो हैं, द एक्सपेंसेस ऑन कंट्रोलिंग द आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा थी, अपनी इनकम से भी ज़्यादा खर्चे थे।
अब इन सारी रिसोर्सेज की तंगी की वजह से बाबर जो है वो कुड नॉट वेल प्रोवाइड वेल फॉर हिज बैग्स एंड हिज किन्समैन। अब उसे एक उज़्बेक्स के अटैक का भी डर था काबुल पे, और कंसीडर कि इंडिया एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है जहां मैं पनाह भी ले सकता हूँ, एक सूटेबल बेस ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है, मैं उज़्बेक के खिलाफ यहाँ से कंटिन्यू लड़ भी सकता हूँ और मुझे उतना रेवेन्यू भी मिलेगा, उतना पैसा भी होगा कि मैं अपने जो एक्सपेंडिचर है वो भी कर सकता हूँ। और पॉलिटिकल सिचुएशंस जो तब नॉर्थ वेस्ट इंडिया की थी वो सूटेबल थी कहीं ना कहीं बाबर का जो है एंट्री के लिए इंडिया पे, क्योंकि सिकंदर लोदी जो है मर चुका था 1517 में, और इब्राहिम लोदी जो है वो सक्सीड करता है। इब्राहिम्स के एफर्ट थे कि वो एक स्ट्रॉन्ग और एक सेंट्रलाइज जो है एम्पायर बनाए, है ना, और अलार्म्ड था कि अफगान चीफ्स एज वेल एज राजपूत से भी उसको खतरा था। जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो अफगान चीफ था वो था दौलत खान लोदी, जो गवर्नर था पंजाब का, एंड हु वाज ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह था, इतना ज़्यादा दिल्ली का उस पर कंट्रोल नहीं था। दौलत खान ने अटेम्प्ट किया कि वो इब्राहिम लोदी के साथ जो है सलाह करे बाय सेंडिंग हिज सन टू द कोर्ट टू पे होमेज, अपने बेटे को भेजता है कुछ सलाह मशवरा करने के लिए, और उसी वक्त पे ही वांटेड टू, वो अपनी पोजीशन भी जो है और ताकतवर करना चाहता था, अनेक्स करके जो फ्रंटियर ट्रैक्स थे भीरा के एरिया के। अब 1518 से 19 तक बाबर जो है कॉन्कर कर लेता है मोस्ट ऑफ द फोर्ट ऑफ भीरा, जितने भी एरियाज होते हैं फ्रंटियर के नॉर्थ वेस्टर्न के, और फिर वो एक लेटर भेजता है, एक वर्बल मैसेज भेजता है दौलत खान और इब्राहिम लोदी को, वो उनको कहने के लिए कि अपने एरिया जो है ससीड करें विच हैड बिलोंग टू द टर्क्स, जो तुर्क्स को मतलब ओरिजिनली जो टर्क्स के थे वो एरियाज मतलब बिलोंग करते वो उन्हें वापस देते। लेकिन दौलत खान जो है वो जो बाबर जो एनवॉय भेजता है लाहौर में, उन्हें जो है वो कब्जा, उन्हें जो है जेल कर देता है, मतलब रिटेन कर लेता है, और ना ही उनको जो है उनसे कभी मिलता है, ना ही अलो करता है कि वो इब्राहिम लोदी तक जा सके। बाबर आता है काबुल में और दौलत खान जो है वो ऑक्युपाई, जैसे ही बाबर बीरा से जो है काबुल वापस जाता है, दौलत खान जो है फिर से बीरा को जो है वो कब्जा कर लेता है बीरा, और एक्सपेल करता है बाबर के जितने भी एजेंट वहाँ पोस्टेड थे उनको वहाँ से बाहर निकाल के भगा देता है। अब 1520 से 21 तक बाबर एक बार फिर से जो है इंडस क्रॉस करता है 20-21 में, और इजीली कैप्चर कर लेता है भीरा, सियालकोट, जो ट्विन गेटवेज होते हैं जहां से हिंदुस्तान की एंट्री होती है, और लाहौर भी उसको जो है सरेंडर कर देता है। ही माइट हैव, वो फर्दर प्रोसीड कर सकता था, लेकिन न्यूज़ आती है कि बगावत हो गई है, एक रिवोल्ट की न्यूज़ आती है कांधार से, ठीक है, और वो जो है अपने कदम पीछे ले लेता है आफ्टर द सीज, जो है 1 साल की सीज के बाद, और हाफ जो कैप्चर करता है एंड हाफ कैप्चर्ड कांधार के बाद। देन रीअश्योर बाबर वंस अगेन वाज एबल टू टर्न हिज अटेंशन, फिर से वो अपना जो है अटेंशन जो है 1 साल के बाद जो है इंडिया की तरफ टर्न करता है। अब इट वाज अबाउट दिस टाइम कि वो रिसीव करता है एक एम्बेसी दौलत खान लोदी की तरफ से, जो उसका बेटा लेके आता है दिलावर खान। वो इन्वाइट करता है बाबर को इंडिया के लिए, सजेस्ट करता है कि वो डिस्प्लेस करे इब्राहिम लोदी को, क्योंकि वो एक टायरेंट है, एक जालिम है, और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं है नोबल्स की। अब ये भी प्रोबेबल है, ये भी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं राणा संगा ने भी अराइव्ड एट द सेम टाइम, राणा संगा का मैसेज भी इसी टाइम पे आया था। हमने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है कि राणा संगा जो है उसको भी इब्राहिम लोदी का जो है वो खतरा था कि वो कहीं ना कहीं जो है राजपूताना किंगडम पे अटैक करेगा। वो कहीं ना कहीं उसने भी इन्वाइट करने के लिए जो है बाबर को जो कहा कि वो हमला करे। अब ये एम्बेसीज ने कहीं ना कहीं बाबर को कन्विंस किया कि अब टाइम आ चुका है कि वो पूरे पंजाब को अपने कब्जे में ले, अगर पूरा इंडिया नहीं ले सकता। तो 1525 में बाबर कहाँ था? फाइल बाबर वाज एट पेशावर। वो एक न्यूज़ उसे मिलती है कि दौलत खान लोदी ने साइड जो है चेंज कर ली है, एंड ही हैड कलेक्टेड 30 से 40 हज़ार आदमी और बाबर के मेन को सियालकोट से निकाल दिया है, एंड वाज मार्चिंग टू लाहौर, और लाहौर की तरफ बढ़ रहा है। एट बाबर्स अप्रोचिंग जो आर्मी थी कहीं ना कहीं दौलत खान की, वो मेल्टेड अवे, और दौलत खान सबमिट कर देता है और माफ़ी मांगता है और उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं 3 हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों में ही विदिन 3 वीक्स जो है इंडस क्रॉस करते ही बाबर कहीं ना कहीं मास्टर ऑफ पंजाब बन जाता है। पूरा पंजाब उसके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। अब बाबर जो है बैटल ऑफ पानीपत होती है 20 अप्रैल 1526 को। जो कन्फ्लिक्ट थी इब्राहिम लोदी जो रूलर था तब दिल्ली का, वो इनएविटेबल थी बाबर के साथ, क्योंकि बाबर तैयार था मार्च करने के लिए अब दिल्ली की तरफ। इब्राहिम लोदी मिलता है बाबर से पानीपत में एस्टिमेटेड 1 लाख की फोर्स आदमियों के साथ और 1000 हाथियों के साथ। कौन? इब्राहिम लोदी।
सिंस इंडियन आर्मी जो है वो जनरली जो है लार्ज होर्ड्स ऑफ जो है सर्वेंट्स, उसमें बहुत सारे गुलाम होते थे, फाइटिंग मैन जो थे इब्राहिम लोदी के शायद वो बहुत कम होंगे इस फिगर को अगर देखा जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वेर सर्वेंट्स, नौकर चाकर थे, गुलाम थे। बाबर क्रॉस करता है इंडस को एक फोर्स के साथ, 12,000 की फौज के साथ, लेकिन वो आर्मी बहुत जल्दी बढ़ जाती है। लार्ज नंबर ऑफ हिंदुस्तानी जो नोबल्स और सोल्जर्स हैं वो बाबर की फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं पंजाब में। इवन देन बाबर की आर्मी जो है वो न्यूमेरिकली बड़ी कम थी अगर हम गिनती किए जाए, हेड काउंट अगर हम देखें। बाबर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करता है बाय रेस्टिंग एक वन विंग ऑफ उसकी आर्मी जो है ऑन द सिटी ऑफ पानीपत में जो है वो रेस्टिंग, जो लार्ज नंबर ऑफ जहां घोड़े जो है घर वहां बहुत है, और प्रोटेक्ट करता है बाय मीन ऑफ डिच फील्ड विद ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, खड्डे खोद के ना ऊपर जो है पेड़ों के वो रख के उसको उनमें जो है बाय अदर मीन ऑफ डिचिंग, तो बड़ा प्रोटेक्ट करता है उस एरिया को, सिटी को। तो और लैश टुगेदर एक लार्ज नंबर ऑफ कार्ट्स और टू एक्ट एज ए डिफेंडिंग वॉल, तो जो होते हैं ना ये वो नहीं होते थे बैल के पीछे लगाए हुए कार्ट्स, उनको जो है वॉल की दीवारों के आगे जो है रख देता है एक तरह की जो है प्रोटेक्शन के लिए। और दो कार्ट्स के बीच में ब्रेस्ट वर्कर्स वेर इनेक्टेड इन विच सोल्जर्स कुड रेस्ट देयर गन्स एंड फायर। अब बाबर इस कॉल हिज डिवाइस के ये ओटोमन एक रूमी डिवाइस है, क्योंकि ये यूज़ किया गया था ओटोमन्स की जो है फेमस बैटल जो है शाह इस्माइल ऑफ ईरान के अगेंस्ट, गन पाउडर का बॉल। अब बाबर ने सिक्योर कर ली थी सर्विस, दो ओटोमन मास्टर जो है गनर थे, एक तो उस्ताद अली था, एक मुस्तफ़ा था। अब इन यूज किया गन पाउडर का है वो ग्रेजुअली डेवलपिंग इन इंडिया, डेवलप हो रहा था। बाबर सेज दैट ही यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज अटैक ऑन द फोर्ट्रेस भीरा के जो किले हैं वहां पे उसने पहली बार गन पाउडर का यूज किया था, ये बाबर खुद कहता है अपने ऑटोबायोग्राफी। अपेरेंटली जो गन पाउडर था वाज नोन टू इंडिया, इंडिया में जाना जाता था, बट इसका यूज जो आर्टिलरी में वो कॉमन हुआ बाबर के आने के बाद। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी के पास कोई आइडिया नहीं था कि कितना स्ट्रांगली डिफेंडेड है बाबर की पोजीशन है। ही अपेरेंटली एक्सेप्टेड कि बाबर वो फाइट करेगा मोबाइल मोड में, मतलब वॉरफेयर में यूजुअल जो सेंट्रल एशिया में होती है कि थोड़ी सी फौज को लिया जाता है, एक तरफ से कैवलरी एक तरफ से ऐसे, मतलब मोबाइल छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है लड़ा जाता है ताकि रिट्रीट भी जल्दी पीछे भी जाया जा सके, है ना, और एडवांस भी किया जा सके। तो 7 या 8 दिन की जो है नोक झोंक के बाद इब्राहिम लोदी फोर्स करता है टू कम फॉर एक फेटफुल बैटल के लिए जो है आमने सामने के एक दिन खत्म ही किया जाए सब काम। अब कहीं ना कहीं बाबर की ताकत को देखकर, उसकी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन को देखकर इन्होंने हेजिटेट किया। वाइल इब्राहिम लोदी ने अपनी स्टिल रीऑर्गेनाइज कर ली अपनी फौज, दो एक्सट्रीम विंग्स जो थी बाबर की आर्मी में वे व्हील्ड अराउंड फौज के जो है ना ये जो है इब्राहिम लोदी की फौज है, और दो विंग्स ने ऐसे अटैक किया दोनों तरफ से, और अटैक किया इब्राहिम लोदी की फोर्स को फ्रॉम साइड से भी और ये सामने के रेयर से भी। बाबर के जो गनर थे उन्होंने यूज किया अपनी गन्स का गुड इफेक्ट में, फ्रंट से यह गन्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, बट बाबर गिव्स ए लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट अपनी विक्ट्री का उसके बोमेन्स जो उसके तीर अंदाज थे उनको देता है। क्यूरियसली जो है ही मेक लिटिल रेफरेंस, वो इब्राहिम लोदी की जो हाथीज हैं उनका बड़ा ही कम जो है वो कोई अपनी जो है बाबर नामे में या जो उसने किताब है उस अपनी ऑटोबायोग्राफी उसमें लिखा है। अपेरेंटली बाबर के हैड लिटिल, इब्राहिम ने बहुत कम यूज़ किया जो है, उसके पास इतना वक्त ही नहीं था या यूज़ करने का, या उसने बहुत कम यूज़ किया। देयर इज ए स्ट्रेटेजिस्टिकल कोई हो सकता है ब्लंडर। डिस्पाइट ये अर्लियर सेटबैक के बाद इब्राहिम लोदी ने बड़ी बहादुरी से लड़ा। जो लास्ट द बैटल रेज ऑफ 2 और 3 आवर्स, 2-3 घंटे की, इब्राहिम लोदी फोर्ट टू द लास्ट विद अ ग्रुप ऑफ 5 या 6 हज़ार लोगों के साथ अपने इर्द गिर्द बाबर लड़ता रहा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट बिसाइड हिम मोर देन 15,000 उसके मेन जो हैं वो मारे गए थे जंग में। जो बैटल ऑफ पानीपत है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डेड एज एक सबसे बड़ी डिसाइसिव बैटल जो है इंडियन हिस्ट्री की। कहीं ना कहीं इट ब्रोक द पावर ऑफ लोदी पावर और ब्रोट अंडर बाबर कंट्रोल इंटायर जो दिल्ली आगरा का एरिया था वो पूरा बाबर के कंट्रोल में आ गया। इसे बड़ी डिसाइसिव बैटल कहा जाता है।
जो जितना भी ख़जाने स्टोर किए थे इब्राहिम लोदी ने आगरा में, वो बाबर रिलीव्ड, वो बाबर के हाथों में आ गए। उनकी फ्रॉम हिज, वो कहीं ना कहीं जितनी भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज थी बाबर की, वो सारी दूर हो गई। जो रिच टेरिटरी थी जौनपुर की, वो भी अब बाबर के, ओपन टू बाबर। होएवर बाबर हैज़ टू वेज 2 और हार्ड फोर्ट बैटल लड़नी पड़ी, एक अगेंस्ट राणा संगा ऑफ मेवाड़ और दूसरी जो है ईस्टर्न अफगान के साथ, ठीक है, इन एरियाज को कंसोलिडेट करने से पहले। जो कहीं ना कहीं अगर हम व्यू देखें इस एंगल का, तो बैटल ऑफ पानीपत वाज नॉट एज डिसाइसिव इन पॉलिटिकल फील्ड एज हैज़ बिन मेड आउट। जितनी उसको बताया जाता है उतनी नहीं। अगर राणा संगा और अफगान्स को ये कंसोलिडेट ना कर पाता तो वही उसका हाल होता जो समरकंद में हुआ है। लेकिन उसकी रियल इंपॉर्टेंस लाई करती है इस फैक्ट में कि कहीं ना कहीं इसने एक नया फेज ओपन कर दिया स्ट्रगल के लिए, डोमिनेशन के लिए नॉर्थ इंडिया में। जो मुश्किल थी, जो डिफिकल्टीज थी बाबर के लिए पानीपत की जीत के बाद, वो बहुत थी। जो बहुत सारे उसके बैग्स थे वो तैयार नहीं थे एक लॉन्ग कैंपेन के लिए इंडिया में, क्योंकि अब गर्मी का मौसम, हॉट वेदर का मौसम जो है शुरू होने वाला था। देयर मिस गिविंग हैज इंक्रीज्ड, दे वर फार अवे फ्रॉम, अपने घर से बहुत दूर थे, एक स्ट्रेंज और हॉस्टाइल लैंड पे। अब बाबर टेल्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया डिस्प्लेड रिमार्केबल हॉस्टिलिटी, कि उन्होंने बहुत जो है अपने विलेजेस को छोड़ दिया जैसे जैसे वो मुगल आर्मीज के जो है नज़दीक आने लगे। ऑब्वियसली जो मेमोरीज है तैमूर ने जो सैकिंग किया और जो लूट पाट किया और जो प्लंडर किया जो टाउन्स और विलेजेस का, वो अभी भी उन लोगों के माइंड में था। वो डर, वो खौफ जो था, वो लोगों को फेयर था कि कहीं ना कहीं ये भी तो सेम लिनिएज से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वही खून खराबा, वही रेप, वही जो लूट पाट होगी। लेकिन बाबर न्यू के जो रिसोर्सेज है इंडिया के, वो अलोन वुड एबल टू मेक टू एनेबल हिम टू फाउंड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर विथ सेटिस्फाइंग हिज बैक, के जो रिसोर्सेज हैं वही उसको एक मजबूत ताकतवर एम्पायर इंडिया में बना सकता है, उसकी फौज को, उसके नौकरों को, उसको नोबल्स को जो है खुश कर सकता है। नोट फॉर अस जो नोट फॉर अस द पॉवर्टी ऑफ, जो काबुल नहीं जो उसके लिए कर सकता। उसने ये अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया है। ही थोज टू के उसको एक फर्म स्टेशन जो है एक मजबूत जो है इरादा बनाता है कि वो अब इंडिया में रहेगा, उसका इंटेंशन क्लियर कर देता। तो बहुत सारे वो बैग्स को अपने छोड़ देता है, जो वापस जो है टू गो बैक टू दी काबुल। अब ये इमीडिएटली कहीं ना कहीं हवा एक क्लियर कर देता है एयर, बट इट ऑल्सो इन्वाइट एक हॉस्टिलिटी जो है राणा संगा के, क्योंकि राणा संगा ये हु बिगेन हिज प्रिपरेशन फॉर द शो डाउन विद ये सोच रहा था कि बाबर आएगा, लूटपाट करेगा और कहीं ना कहीं लोधी डायनेस्टीज जो है पूरी तरीके से वीक हो जाएगी और ये बाबर लूटपाट करके वापस चला जाएगा, और मैं जो है राणा संगा ने सोचा मैं लोधी पे अटैक करके मैं पूरा एम्पायर अपने हिस्से में ले लूँगा। उल्टा है, बाबर ने इरादा कर लिया कि वो इंडिया में रहेगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए राणा संगा को अब तैयार होना पड़ा कि अब बाबर के सामने जंग लड़ने के लिए, समझे। तो बैटल ऑफ कानवा होती है, बड़ी फेमस बैटल है बैटल ऑफ कानवा, जो ग्रोइंग अप कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था राणा संगा और इब्राहिम लोदी में फॉर डोमिनेशन ईस्टर्न राजस्थान और मालवा के लिए। वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। महमूद खिलजी जो मालवा का है, उसके हारने के बाद जो इन्फ्लुएंस है राणा का, वो ग्रेजुअली जो है पिलियार खार तक बढ़ गया था, एक स्मॉल रिवर है आगरा के नज़दीक। जो स्टैब्लिशमेंट हुआ एम्पायर का इन इंडो गंगेटिक बाबर के द्वारा, वो भी एक खतरा था राणा संगा के लिए। अब संगा जो है वो तैयारी करता है कि अब बाबर को निकाल फेंकूँ किसी भी कीमत पर, और एट एनी रेट या उसको रोक के रखूँ पंजाब तक ही, या पंजाब तक रोक के रखूँ या पूरी तरह उखाड़ के बाहर फेंका जाए। बाबर अक्यूज करता है राणा संगा को अपना एग्रीमेंट तोड़ने का, कि उसने जो मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कहीं ना कहीं तोड़ा। ही सेड कि संगा ने इनवाइट किया था मुझे इंडिया में और प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ मिल के जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन उसने कोई मूव नहीं किया वाइल ही वाज, जब वो दिल्ली को जो है जीत रहा था और आगरा को। एंड वी डू नॉट नो व्हाट प्रेसाइज, हम नहीं जानते कि क्या प्रोमिसेस जो है संगा ने बनाए किए थे। तो he might have hoped for a long down war of during which he Sangha would have been able to seize the area he coveted, or he might have hoped like Taimur Babur would withdraw after sacking Delhi and weakening Lodhis. Babur's decision to stay in India completely changed the situation. उसे लगा कि वही मैंने जो ऊपर बताया ना कि कहीं तैमूर की तरह आएगा, लड़ेगा, लूटपाट करेगा, वापस चले जाएगा, या फिर जो है एक लंबी जो है इन दोनों के बीच में टसल चलती रहेगी, उसका लोधी का एम्पायर कमज़ोर हो जाएगा, मैं इन एरियाज़ को सीज कर लूँगा। लेकिन बाबर जो है वो डिसाइड करता है मैं अब इंडिया में ही रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं जितना भी पॉलिटिकल सिनेरियो था वो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है।
अब बहुत अफगान्स इंक्लूडिंग जो इब्राहिम लोदी है, जो यंगर महमूद लोदी है, जो छोटा भाई होता है इब्राहिम लोदी का, वो भी राणा संगा के साथ चला जाता है इन होप कि वो अपना जो है दिल्ली का तख्त जो है दोबारा जो है जीत जाएगा अगर संगा जीत गया। हसन खान जो है मेवती जो है जो रूलर है मेवात का, वो भी जो है ऑल्सो कास्ट हिज लॉट विद, वो भी संगा के साथ जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी राजपूत रूलर हैं वो अपनी कंटेंजेंसी भेजते हैं राणा संगा को सर्व करने के लिए कि वो लड़े बाबर के खिलाफ। जो रेपुटेशन थी राणा संगा की और जो उसकी अर्लियर सक्सेस थी आउटलाइंग जो मुगल पोस्ट है सच एज बयाना, और डीमोरलाइज कर देती है कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाबर के सोल्जर्स को टू रिलाई देम। अब बाबर सोलमली जो है डिक्लेयर कर देता है वॉर संगा के अगेंस्ट कि वो एक जिहाद है। अब इससे जो है सोल्जर मोटिवेट होंगे। ऑन ईव ऑफ बैटल जो है जंग के एकदम जब जंग के कगार पे थे, वो सारे शराब के खाने जो है खाली कर देता है, ठीक है, और सारे जो है वाइन के फ्लास्क जो है वो तोड़ देता है और वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मुस्लिम स्टाउंच मुस्लिम कितना बड़ा मैं एक इस्लाम का जो पाबंद हूँ। वो बैन करता है किसी तरह का भी बेचना खरीदना शराब का थ्रू आउट, जितना जहाँ तक भी उसका डोमिनियन, जहाँ तक उसका कब्जा है, और अबोलिश कर देता है कस्टम ड्यूटीज जितनी भी कोई टैक्सेस है मुस्लिम्स पे, ठीक है, ताकि मुस्लिम पीपल्स को रैली करने के लिए कि ये जंग एक अब रिलीजियस जंग हो चुकी है। अब हैविंग केयरफुली सेलेक्टेड एक जगह बड़ी ध्यान से सेलेक्ट करता है बाबर हिमसेल्फ जो है हिमसेल्फ एट कानवा जो है अबाउट 40 किलोमीटर आगरा से, एज एट पानीपत ही लैश टुगेदर नंबर ऑफ जो वेगन्स और आउटर जो वेस्टर्न से डग्स जो खड्डे उसने खोदे थे ट्रेंचेस और डबल प्रोटेक्शन की थी, है ना, गैप उन्हें उसने भरे डिफेंस करके अपने मस्कट्स जो बंदूक वाले लोग थे उनमें डालकर एडवांस बिहाइंड जो व्हील्स। लेकिन जो बैटल ऑफ कानवा थी वो बड़ी फियरसली लड़ी गई। अकॉर्डिंग टू बाबर संगा की फोर्स जो है 2 लाख से भी ज़्यादा थी, इंक्लूडिंग 10,000 अफगान कैवलरी मैन थे जो इक्वली जो है, और इक्वल फोर्स जो है वो फील्ड की गई हसन खान जो है मेवती ने। एज यूजुअल ये फिगर्स जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी दिखाए जा सकते हैं। थ्रू बाबर की फोर्स थी वो अनडाउटेबली कहीं ना कहीं कम तो थी। अब संगा जो है वो मैनेज करता है एक फियर्स अटैक बाबर के जो है राइट, और ऑलमोस्ट जो है ब्रीच कर लेता है। जो राइट विंग होती है बाबर की उसको ऑलमोस्ट अटैक करता है, उसको ब्रीच कर देता है। होएवर मुगल आर्टिलरी जो थी उसने भी जो है बड़ा हैवी टोल ऑफ लाइफ, और स्लोली संगा की फोर्स जो है वो वर पुश्ड बैक। आर्टिलरी फोर्सेस जो थी जो गन मैन थे उन्होंने बड़ा तगड़ा अटैक किया और बड़ी जान की जो है संगा को नुकसान हुआ, संगा को पुश बैक किया जाता है। एट दिस जंक्चर अब इस मोड़ पे बाबर ऑर्डर करता अपने सोल्जर को जो सेंटर में होते हैं हु हैड बीन शेल्टरिंग बिहाइंड देयर जो ट्राइपोड से, कि लॉन्च करें एक अटैक। अब आर्टिलरी भी एडवांस करती है, जो चेन्ड जो है ना ऐसे जो है ऐसे चेन में जो है वो जो होते हैं ना कार्ट्स उनमें, और पीछे उसके चल रहे। एज एट पानीपत बाबर जो है वो फ्लैंक पार्टीज को जो है विच अटैच्ड फ्रॉम द साइड एंड रेयर ऑल्सो कम इन टू प्ले। साइड से जो अटैच पार्टी होती है जो कैवलरीज होती है सामने, उनको अटैक करने की बोलता है जैसे वो पानीपत में करता है। संगा की फोर्स को पूरी तरीके से घेर के जो है उन्हें हरा दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ स्लॉटर होता है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत उसका नुकसान होता है संगा का। बट ही संगा एस्केप कर देता है, वांटेड टू रिन्यू द कन्फ्लिक्ट, क्योंकि बाबर के साथ दोबारा कन्फ्लिक्ट करने के लिए वहाँ से जिंदा भाग जाता है, लेकिन उसे जो है उसी के नोबल्स के द्वारा जहर दिया जाता है, हु कंसीडर सच ए कोर्स टू बी डेंजरस और सुसाइडल। थोस डाइड वन ऑफ द मोस्ट वेलियंट वॉरियर प्रोड्यूस बाय, सबसे बहादुर जो जंगजू था जो राजस्थान ने प्रोड्यूस किया था वो मर जाता है। अब संगा की मौत के बाद जो ड्रीम है कि यूनाइटेड राजस्थान एक्सटेंड आगरा तक जो एक्सटेंड करने का जो ख्वाब था उसको एक सीरियस सेटबैक मिलता है। तो बैटल ऑफ कानवा कहीं ना कहीं सिक्योर कर देती है बाबर की पोजीशन दिल्ली आगरा रीजन में, और बाबर जो है अब अपनी पोजीशन को और ताकतवर करता है फर्दर जो कॉन्कर करने के लिए। चेन ऑफ फोर्ट जो ग्वालियर दोलापुर ये जो हैं, और ईस्ट ऑफ आगरा के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े किले जो हैं इनको हथिया कर पूरी तरीके से अपनी पोजीशन को इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले आता है। वो लार्जर पार्ट जो है अलवर का जो हसन खान मेवती से भी जो है कॉन्कर करता है। ही ऑल्सो लीड वो कैंपेन करता है मेदनी राय ऑफ चंदेरी पे मालवा में। चंदेरी जो वो कैप्चर किया जाता है आफ्टर जो राजपूत जो है डिफेंडर्स को मार कर है डिफेंड करते करते मर जाते हैं टू द लास्ट मैन, और वुमेन जो है वो जौहर कर लेती। बाबर ने अब कट शॉर्ट हिज प्लान टू फर्दर कैंपेन करने के लिए इन एरिया ऑन हेयरिंग के ग्रोइंग एक्टिविटीज़ जो अफगान की ईस्टर्न यूरोप में, तो वो उत्तर प्रदेश में उसे खबर मिलती है जो क्या कर रहे हैं जो अफगान्स की हरकतें, अब वो उधर अपना ध्यान जो है घुमाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अफगान्स पे।
ऑल थ्रू जो अफगान्स हैं उन्हें हरा दिया जाता है, नॉट हैव बीन जो रिकनसाइल टू मुगल रूल्स, तो वो मुगल रूल्स के साथ भी मिले भी नहीं। अब ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वो अभी भी जो है वहाँ पे डोमिनेशन जो है अफगान चीफ्स का था, है ना, हु हैड टेंडर्ड देयर अलायंस टू बाबर एंड वेर प्रिपेयर्ड टू थ्रो इट ऑफ एट एनी टाइम। लेकिन अफगान सरदार जो थे वो बैक किए जा रहे थे नुसरत शाह के द्वारा, जो रूलर था बंगाल का, ठीक है, जिसने मैरी किया था डॉटर से, किसकी, इब्राहिम लोदी की लड़की से। अब अर्लियर जो अफगान्स थे हैड आउस्टेड द मुगल ऑफिसर्स, उन्होंने बाहर निकाल दिया था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, और वो कन्नौज तक पहुंच गए थे अफगान्स। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उनके पास कोई पॉपुलर लीडर नहीं था। कुछ वक्त के बाद महमूद लोदी जो ब्रदर है इब्राहिम लोदी का, वो भी लड़ता है बाबर के अगेंस्ट एट खेवा, है ना, कानवा, और रीच्ड बिहार, वो बिहार पहुंचता है। अफगान हेल्ड हिम एज ए रूलर, अफगान उसको एक रूलर की तरह वहां पूछते हैं, और मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग अंडर हिम, कहीं ना कहीं उसके जो है अंडर जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है लीडरशिप के अंदर वो खड़े हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा खतरा था बाबर के लिए, और बाबर इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता था। तो शुरुआत में 1529 की शुरुआत में वो आगरा छोड़ता है और ईस्ट की तरफ घूमता है, गंगा को क्रॉस करता है बनारस के करीब, और ही फेस्ड कंबाइंड फोर्सेस अफगान की और नुसरत शाह बंगाल की फोर्सेस के आमने सामने खड़ा हो जाता है घाघरा रिवर को क्रॉस करते ही। ऑल थ्रू बाबर क्रॉस द रिवर और कंपेल करता है बंगाल और अफगान आर्मी को रिट्रीट करने पे मजबूर कर देता है। ही कुड नॉट विन, लेकिन एक डिसाइसिव बैटल जो है ना वो नहीं जीत पाया। बीइंग इल, बीमार भी था और एंक्शियस था, सिचुएशन जो है सेंट्रल एशिया में हो रही थी। बाबर डिसाइड करता है कि वो पैच अप करेगा, एक एग्रीमेंट करेगा अफगान्स के साथ। तो एक वेग क्लेम जो है सुजरनिटी ओवर बिहार पे वो पुट फॉरवर्ड करता है, बट ही लेफ्ट मोस्ट ऑफ इट, वो अफगान्स के हाथ में सब कुछ छोड़ के, अफगान चीफ्स के हाथ में सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तो ऑल्सो वो एक एग्रीमेंट करता है नुसरत शाह के साथ, बंगाल के साथ भी। फिर वो जो है आगरा वापस जाता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड बाबर जो है वो डाइड नियर लाहौर की तरफ जो है लाहौर में उसकी डेथ हो जाती है जब वो काबुल जो है वापस जा रहा होता है। ठीक है, अब जो है सिग्निफिकेंस क्या है बाबर के इंडिया आने का। जो बाबर इंडिया आना है वो एक सिग्निफिकेंट जो है, बहुत पॉइंट से, वो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो है डाउनफॉल ऑफ कुशान एम्पायर के बाद जो है काबुल और कांधार जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट जो है एम्पायर का बने, जो नॉर्थ इंडिया का एम्पायर था उसका पार्ट पहली बार बने कुशान एम्पायर के बाद। ऑलमोस्ट जो है आप बोल सकते हो कि कितना 700-800 साल बाद, ज़्यादा ही ज़्यादा। सिंस देर इज एरिया हैज़ ऑलवेज बीन एक्टेड, एक स्टेजिंग प्लेस था फॉर इन्वेजन। इंडिया के इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट वॉज ऑलवेज ए स्टेजिंग पॉइंट। by dominating them, बाबर एंड हिज जो सक्सेसर्स थे वेर एबल टू गिव इंडिया, कहीं ना कहीं ये नॉर्थ वेस्ट को प्रोटेक्ट करने की से जो एक्सटर्नल इन्वेजन का खतरा था उससे जो है प्रोटेक्ट किया जो बाबर ने और उसके जो सक्सेसर थे ऑलमोस्ट 200 साल के। इकोनॉमिकली भी जो कंट्रोल था काबुल और गांधार का, वो कहीं ना कहीं इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए जो ये दो नए टाउन्स थे वो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे। जो कारवांस जो मिलते हैं जो ईस्ट से, फ्रॉम चाइना से इन द ईस्ट और मेडिटेरेनियन से जो सी पोर्ट हैं वेस्ट के, ये एक बड़ा ही तगड़ा पॉइंट था ट्रेड और कॉमर्स का रिलेटेड भी देखें। थोज इंडिया कुड टेक ए ग्रेटर शेयर जो है, जो ग्रेट ट्रांस एशियन ट्रेड है उसका जो है इंडिया को भी एक बहुत बड़ा शेयर आने लगा काबुल और ये एरियाज जो है कांधार का एरियाज कंट्रोल करने की वजह से। अब नॉर्थ इंडिया में बाबर स्मैश्ड लोधीज को हरा दिया, राजपूत जो कन्फेडरेसी थी राणा संगा के अंदर उनको भी हरा दिया। तो कहीं ना कहीं उसने जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। और दिस वाज ये एक बहुत बड़ा स्टेप था एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक लॉन्ग ऑल इंडिया एम्पायर। लेकिन इसको करने के लिए कंडीशन के लिए हैड टू बी फुलफिल्ड बिफोर दिस कुड बी अचीव्ड। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी। बाबर ने इंट्रोड्यूस किया एक नया मूड ऑफ वॉरफेयर इंडिया में। ऑल्दो जो गन पाउडर था वो इंडिया में पहले भी यूज होता था, लेकिन बाबर ने जिस स्किल्स और जिस कॉम्बिनेशन जो आर्टिलरी का और कैवलरी का अचीव किया वो पहले इंडिया में नहीं हुआ था, क्योंकि आर्टिलरी बड़ी एक्सपेंसिव थी। ये उन्हीं रूलर्स को फेवर करती थी जिसके पास बहुत बड़ी रिसोर्सेज है उनके कमांड के अंदर। जो हिंस जो छोटे किंगडम्स थे वो कहीं ना कहीं इस आर्टिलरी की रेस में जो है वो पीछे रह गए और वो खत्म हो गए। ठीक है, अब बाई हिज न्यू आर्टिलरी मेथड की वजह से एज वेल उसको जो पर्सनल कंडक्ट थे बाबर ने एस्टेब्लिश किया एक प्रेस्टीज ऑफ अपने क्राउन है ना,
विच हैज़ बीन इरोडेड, रीएस्टैब्लिश किया अपने जो इज्जत और जो क्राउन की थी। सिंस द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ऑल थ्रू सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने ट्राई किया एस्टैब्लिश करने के लिए वो तख्त और वो ताज की जो है रौनक दोबारा से दिल्ली की, लेकिन हुई नहीं। अफगान के आइडिया जो था वो ट्राइबल इंडिपेंडेंसी का, जो इक्वलिटी का, बराबरी का, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसको पार्शियल सक्सेस मिली, लेकिन बाबर के जो प्रेस्टीज था, जो उसकी इज्जत थी, एक डिसेंडेंट जो है दो सबसे बड़े जो है पावरफुल फेमस रूलर ऑफ एशिया, ठीक है, चंगेज़ और तैमूर की, वो भी उसके साथ थी। लेकिन नन ऑफ दिस रूलर कुड देयरफॉर क्लेम एक स्टेटस ऑफ इक्वालिटी विद हिम, उसके साथ बराबरी का स्टेटस जो है कोई भी उसका नोबल अचीव नहीं कर पाया, या फिर वो ख्वाहिश के इस तख्त को जीतने की उसकी पोजीशन। अब द चैलेंज टू हिज पोजीशन इफ एनी कुड कम फ्रॉम ओनली तैमुराइद प्रिंस, सिर्फ तैमुराइद के जो आगे प्रिंसेस हैं वही चैलेंज कर सकते थे इसकी पोजीशन को इंडिया में, बाकी कोई नहीं, कि जो राइटफुल एयर है इस थ्रोन का वो बाबर ही है और नहीं है कोई, एक्सेप्ट अगर कोई चैलेंज करता तैमुराइड प्रिंस। अब बाबर बड़ा ही मतलब इंडियन बड़ा पसंद करता था उसके बैग्स को, उसकी उनकी पर्सनल क्वालिटीज की वजह से, ठीक है, इंडियड हिमसेल्फ टू हिज बैग्स। अब ही वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, वो हमेशा जो है तैयार था, हार्डशिप जो है, जो उनके सोल्जर्स जो मुसीबतें और जो तंगियां देख रहे हैं, जो परेशानियां देख रहे हैं, उनकी साथ वो भी वो चीज़ें शेयर करने के लिए हमेशा तैयार था। एक बार एट द हाइट ऑफ विंटर, मतलब ठंड की में, बाबर जो है वो काबुल वाज रिटर्निंग टू काबुल वापस आ रहा था, और बर्फ इतनी थी कि डीप देख के घोड़े जो है उसमें डूब रहे थे इनटू इट। अब जो पार्टी सोल्जर्स की थी हैड टू टेम्पल द स्नो सो दैट द हॉर्सेस कुड पास, कि उन्हें जो है बर्फ हटानी थी सोल्जर्स को, ताकि जो है घोड़े गुजर सके। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी जो है नोक चोक के, बाबर जो है ज्वाइन कर लेता है बैक ब्रेकिंग जो है टास्क में, कि वो भी उनके साथ जो है बर्फ हटाएगा। अब फॉलोइंग बाबर की एग्जाम्पल जो है, उनके जो बैग्स थे ऑल्सो ज्वाइन द टास्क, उनके जो नोबल्स थे, उनके जो बड़े बड़े रॉयल्स थे, है ना, रॉयल्टीज थी, वो भी उनको साथ ज्वाइन कर लेते कि बाबर खुद जो बर्फ हटा रहा है सोल्जर्स के साथ, तो हम भी ज्वाइन कर लेते। बाबर शराब का बड़ा शौकीन था। बाबर वाज फाउंड ऑफ वाइन एंड गुड कंपनी जो है वाज एंड गुड कंपनी एंड वाज ए गुड एंड मैरी कंपेनियन एट द सेम टाइम, कि अच्छी लोगों की कंपनी और अच्छे लोगों का साथ उसे बड़ा पसंद था। एट द सेम टाइम वो एक स्टेम डिसिप्लिनर और बड़ा डिसिप्लिन के मामले में बड़ा सख्त था और बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था, लेकिन वो अपनी अच्छी केयर करता था अपने बैग्स की, और वेर प्रिपेयर टू एक्सक्यूज मेनी ऑफ देयर, उनकी बहुत सारी गलतियों को उनको माफ़ करने के लिए भी तैयार रहता था, ठीक है, एज लॉन्ग एज, जब तक कि वो गद्दारी ना करे, कोई डिसलॉयल्टी ना करे। ही वॉज प्रिपेयर टू अडॉप्ट द सेम एटीट्यूड टुवर्ड हिज अफगान्स, और इंडियन नोबल्स के प्रति भी वो सेम तरह की जो है वो वैसे ही पेश आता था। होएवर he did have a streak of cruelty probably inherited from his ancestors, for he made tower of skulls from the head of his opponent on number of occasions। हाँ, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर था, क्योंकि वो उसके एंसेस्टर्स जैसे थे तैमूर, और उनसे जो है कहीं ना कहीं बहुत बार उसने जो है खोपड़ियों के जो है पिलर तक बना दिए, बहुत बारी ऐसी भी आई है कि उसके जो है दुश्मनों की। These and other instances of personal cruelty has been in the context of harsh treatment in which Babur lived, ठीक है, एंड वी हैव सीन दीज एंड अदर, कुछ पर्सनल क्रूएलिटी भी हैं, वी हैव सीन इन द कॉन्टेक्स्ट जो है बड़ा हार्श टाइम पे जो है बाबर रहता था। एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी है ना, देखो बाबर वाज नो बिगॉट और लेड बाई एक रिलीजियस डिवाइन, और लेड बाई, ना ही कोई काफिर था, मतलब ना ही कोई अनरिलीजियस पर्सन था, और ना ही किसी रिलीजियस किसी इंसान के द्वारा वो लीड किया जाता था। एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था प्योर। अब एट ए टाइम व्हेन देयर वाज ए बिटर सेक्टेरियन फ्यूड बिटवीन शिया और सुन्नी के बीच में, तो उस वक्त जो ईरान और तुरान्स के बीच में जो चल रहा था, उसकी कोर्ट फ्री थी इन सारे थियोलॉजी और सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट से। कोई सुन्नी शिया कोई भेदभाव जो है उसके कोर्ट में नहीं होता था। ही डिक्लेयर कि जो बैटल अगेंस्ट संघ है, जो संगा है, ठीक है, वो जिहाद है, जो मैंने आपको राजस्थान के केस में बताया, मेवाड़ के केस में। अज्यूमिंग के जो टाइटल है गाजी का, उसने टाइटल गाजी का जो है वो अडॉप्ट किया उसकी जीत के बाद, बट रीजन जो है वो क्लियरली पॉलिटिकल था, कोई रिलीजियस रीजन नहीं था। थ्रू उसके ही जो दौर में जो पीरियड ऑफ वॉर था, ओनली फ्यू इंस्टेंट्स है जहाँ पे जो है मंदिरों की डिस्ट्रक्शन की जो है हमें चीज़ें पता चलती हैं, बाकी नहीं की है उसने।
वहाँ कोई एविडेंसेस नहीं है कि उसने जो है, देयर इज़ नो एविडेंसेस कि मॉस्क वाज बिल्ट एट संभल या अयोध्या बाय द लोकल गवर्नर, है ना। कोई इंसिडेंट ऐसी भी नहीं है कि संभल में और अयोध्या में जो है लोकल गवर्नर्स, ठीक है, कि नो एविडेंसेस दैट मॉस्क बिल्ड एट संभल एंड अयोध्या, जो बाबरी मस्जिद की बात चलती है, ठीक है, बाय द लोकल गवर्नर्स वेयर ही बिल्ट बाय ब्रेकिंग द हिंदू टेम्पल्स देयर। ऐसी कोई एविडेंसेस नहीं है कि लोकल गवर्नर्स ने जो है वो हिंदू मंदिर को तोड़ के जो है वहाँ कोई संभल में और अयोध्या में मस्जिद बनाई है। देयर परहैप्स देयर ओनली रिपेयर्ड, शायद उन्होंने जो एग्जिस्टिंग मॉस्क थी उनको रिपेयर किया है, एंड पुट इट इन ए इंस्क्रिप्शन इन ऑनर ऑफ बाबर, कि सिर्फ बाबर की जो है याद में या उनकी इज्जत में जो है वहाँ इंस्क्रिप्शन लगाई है, बाकी ऐसा कोई नहीं है, एग्जिस्टिंग मॉस्क को सिर्फ रिपेयर किया है। अब बाबर जो था वॉज डीपली लर्नड इन पर्शियन और अराबिक में वो है बड़ा पढ़ा लिखा था, और उसको रिगार्ड किया जाता था वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर जो है टर्किश लैंग्वेज में, है ना, जो उसकी एक मदर टंग भी थी, और एज ए प्रोज राइटर शायर भी था, और इक्वल और उसकी फेमस मेमोरी जैसे तुजुके बाबरी है जिसको कंसिडर किया था एक वन ऑफ द क्लासिक जो है वर्ल्ड लिटरेचर का। हिज वर्क इंक्लूड जो है मसनवी, एक टर्किश ट्रांसलेशन है, एज वेल एज सूफी वर्क के लिए भी उसे जाना जाता है। ही वॉज इन टच विद फेमस पोइट और आर्टिस्ट, उसके टाइम के जो फेमस पोइट और कंटेम्प्रेरी उसके टाइम पे जो आर्टिस्ट थे उनके साथ भी मिलता था, डिस्क्राइब करता है देयर वर्क अपने मेमोर में। ही वॉज ऑल्सो कीन नेचुरलिस्ट, वो बड़ा नेचुरलिस्ट है, उन्हें उससे बड़ा वो फ्लोरा और फोना को जो है वो डिस्क्राइब किया है इंडिया में जो किस तरह के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं उनको उसने बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया। ही लोड आउट, उसने नंबर ऑफ जो है फॉर्मल गार्डन्स जो है जिनमें पानी जो चलता हुआ पानी एस्टेब्लिश किए, ट्रेडिशंस जो है गार्डन बिल्डिंग का उसने स्टार्ट किया, 4 बाग जैसी चीज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बाबर ने की थी। अब बाबर ने इंट्रोड्यूस किए नए कंसेप्ट स्टेट के, विच वाज टू बी बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, ताकत और प्रेस्टीज जो है, जो तख्त की जो ताज की जो ताकत है उसके बेस पे उसने स्टेट को जो है स्ट्रेंथ किया, ना कि एब्सेंस, रिलीजन का एब्सेंस था या कोई सेक्टेरियन जो बिगोटरी है, भेदभाव, सुया सुन्नी, ये सब चीज़ों में, ठीक है। और केयरफुली फोस्टर किया कल्चर और फाइन आर्ट को इंडिया में। ही थोज प्रोवाइडेड एक प्रेसिडेंस और एक डायरेक्शन अपने सक्सेसर्स को कि किस तरह जो है मुगल एम्पायर को तुम लोगों रूल करना है, नॉट ऑन द बेस्ड ऑफ ऑन द रिलीजन बट ऑन द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, समझे, ठीक है। अब क्या होता है, हुमायूं कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात और उसकी टसल जो है शेरशाह सूरी के साथ, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हुमायूं जो है वो सक्सीड करता है बाबर को दिसंबर 15 जो है दिसंबर 1500 कब 1530 में, एट ए यंग एज जो है 23 साल की उसकी उम्र होती है जब वो जो है तख्त पे बैठता है, ठीक है। और ही हैड ए ग्रैपल विद द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जो है वो पीछे जो छोड़ के गया बाबर, वो उसको उनके साथ उसे जो है टैकल करना था। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हैज़ येट टू बी कंसोलिडेटेड, और जो फाइनेंसिस थे वो बड़े प्रिकशियस थे। अब अफगान के पास हैड नॉट बीन सबड्यूड, अफगान्स को भी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं लाया गया है ना, और वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो ख्वाहिशें अभी भी पनप रही थी कि मुगल्स को इंडिया से निकाल के बाहर फेंकेंगे। फाइनली देयर वाज ए तैमुराइद लेगेसी भी थी जो 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 क्या करती थी कि एम्पायर को जो है बांटना है अमंग अपने जितने भी भाई हैं उसमें। अब तैमूर ने काउंसल किया था हुमायूं को कि वो काइंडली डील करेगा अपने भाइयों के साथ बड़ी नरम दिली के साथ, बट हैड नॉट फेवर्ड द पार्टीशनिंग ऑफ एन इन्फेंट मुगल एम्पायर विच वुड हैव बीन ए डिजास्टर, कि जो अभी जो पनपा है कुछ सालों का 5-6 साल का एम्पायर, उसको जो है उसको बांटना नहीं है। अगर होता तो ये बड़ा डिजास्टर्स होता, कभी ये द माइटी मुगल एम्पायर हम नहीं देख पाते इंडिया में। जब हुमायूं तख्त पे बैठता है आगरा में, एंड एम्पायर इंक्लूड करता था काबुल और कांधार, वाइल देर कुछ लूज कंट्रोल जो है उसका जो बदख्शां है जो बियॉन्ड जो हिंदू कुश माउंटेन है वह में भी था,
ठीक है। काबुल और कांधार जो थे वो इंचार्ज था, वो अंडर द चार्ज थे हुमायूं के छोटे भाई के अंदर, कामरान के अंदर, और इट वाज ओनली नेचुरल दैट दे शुड रिमेन उसके इंचार्ज में। होवर कामरान जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था विद दीज जो पॉवर्टी सिकन एरिया, जो इतने गरीब एरियाज हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो वो मार्च करता लाहौर और मुल्तान की तरफ और उनको कब्जा कर लेता है। अब हुमायूं जो बिजी था दूसरी तरफ डिड नॉट वांट टू स्टार्ट, वो सिविल वॉर नहीं स्टार्ट करना चाहता था भाइयों के बीच में, ठीक है। उसके बाद बहुत कम ऑप्शन था एग्री करने के सिवा। कामरान एक्सेप्ट कर लेता है सुजरनेटी हुमायूं की और प्रॉमिस करता है टू हेल्प हिम जब भी उसे ज़रूरत होगी। अब कामरान के एक्शन जो है वो क्रिएट करते कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन बाकी भाइयों के बीच में भी, हुमायूं के माइट हैज़ फॉलो, कि कहीं ना कहीं बाकी भाई भी जो है सेम रास्ते चल के कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जो है कहीं ना कहीं बगावत ना कर दे और एक अपॉर्चुनिटी अरोज ना हो जाए, एक नई बात। होएवर बाय फॉर्मली ग्रांटिंग पंजाब और मुल्तान कामरान को देने के बाद हुमायूं हैड द इमीडिएट एडवांटेज दैट ही वाज, वो फ्री है किसी भी तरह की इस अटेंशन से जो ईस्टर्न पार्ट में, विदाउट हैविंग टू बॉदर वेस्टर्न फ्रंटियर जो उसके भाई के पास है, उससे जो है उधर की तरफ जो है इतनी परेशानी नहीं होगी। अब वो ईस्ट की तरफ घूमेगा, अफगान की तरफ, ईस्टर्न यूपर जो है यूपी की तरफ। अब अपार्ट फ्रॉम दीज हुमायूं को डील करना था जो रैपिड ग्रोथ हो रही थी पावर अफगान्स की जो ईस्ट में, और जो ग्रोइंग जो बढ़ती हुई ताकत जो स्वीपिंग जो थी बहादुर शाह की जो रूलर था गुजरात की वेस्ट में। एज द आउटसेट हुमायूं जो है वो इंक्लाइंड था कंसीडर करने के लिए अफगान का जो है उसे खतरा जो है उसे लग रहा था ज़्यादा सीरियस है इन दोनों में से। तो 1532 में एट द प्लेस ऑफ जो दादरा ही डिफीटेड, उन्होंने अफगान फोर्सेस को हरा देता और बिहार को जो है कॉन्कर कर लेता है और जौनपुर को भी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो आफ्टर इसकी सक्सेस के बाद बाबर जो है सीज करता है चुनार को। ये पावरफुल फोर्ट जो है कमांड करता है लैंड और रिवर रूट्स आगरा और ईस्ट में, ठीक है। आगरा एंड द ईस्ट वाज नोन गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया था। इट हैड रिसेंटली ये अफगान सरदार शेर शाह के हाथ में भी रिसेंटली आया था, जो मोस्ट पावरफुल अफगान सरदार था। अब देखना कन्फ्लिक्ट कैसे राइज होगी। अब आफ्टर द सीज जो चुनार की सीज होती है वो 4 मंथ के लिए चली जाती है। आफ्टर हैड गोन ऑन फॉर 4 ईयर। शेर शाह सूरी जो परस्यूड करता है हुमायूं को कि वो अलो करे उसको कि वो रिटेन कर सकते हैं अपना पोजीशन, जो भी उसकी चीज़ें जो हैं किले में हैं वो अपने वो लेकर, ठीक है, वो उसे जो है रख सके, रिटेन कर सके। लेकिन इन रिटर्न वो प्रॉमिस करे कि इन रिटर्न ही प्रोमिस्ड टू बी, कि वो लॉयल रहेगा मुगल्स का, और सेंड वन ऑफ हिज जो है सन टू मुगल एज ए होस्टेज की तरह जो है हुमायूं के पास जो है वो भेजेगा। हुमायूं एक्सेप्ट कर लेता ऑफर क्योंकि वो एंशियस था वो कि वो कब जो है आगरा वापस लौट के जाएगा। अब जो रैपिड इंटरेस्ट है, जो रैपिड इंक्रीज होता है पावर जो बहादुर शाह का गुजरात में, और जो एक्टिविटीज़ हैं उन एरियाज़ में जो बॉर्डर कर रही हैं आगरा को, कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से भी अलार्म्ड था, चौकन्ना था। वो प्रिपेयर्ड नहीं था कि वो ये सीज को जो है कंटिन्यू रखे, इस सीज को चुनार की को अंडर द, ठीक है। ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि वो किसी नोबल के कमांड के अंदर इस सीज को कंटिन्यू रखे, क्योंकि दैट वुड बी मेंट कि वो अपनी फोर्सेस को डिवाइड कर रहा है। अब बहादुर शाह जो ऑलमोस्ट सेम एज का था जो हुमायूं की है, और वो एक बड़ा ही एबल और एम्बिशियस रूलर था। थ्रोन पे 1526 में आता है और पहले वो ओवररन करता है और कॉन्कर करता है मालवा को, ही वो फिर टर्न करता है राजस्थान की तरफ और सीज करता है चित्तौड़ की सीज। सुन वो रिड्यूस कर देता है राजपूत डिफेंडर को टू ए सोर स्टेट। अब कुछ लेजेंड्स के माने जो रानी कर्णावती थी, जो विडो थी राणा संगा की, वो विसेंट एक वो राखी भेजती है हुमायूं को, ठीक है, राखी भेजती है उसकी हेल्प के लिए, और हुमायूं जो है बड़ा ही ग्लैलेंटली रिस्पॉन्ड करता है। और नो कंटेम्प्रेरी राइटर हैज़ मेंशन द स्टोरी, इट मे बी नॉट ट्रू। अब कंटेम्प्रेरी राइटर कोई इस स्टोरी को मेंशन नहीं करता है, ये सच भी नहीं हो सकती। होएवर इट इज़ द फैक्ट कि हुमायूं जो है वो मूव किया है आगरा से ग्वालियर इस डर से ड्यू टू द फेयर के मुगल इंटरवेंशन। बहादुर शाह जो है पैच अप करता है ट्रीटी राणा के साथ और ये किला जो है उसके हाथ में छोड़ देता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग एक आर्मी इंडेमनिटी जो है कैश और काइंड में लेने के बाद। अब ड्यूरिंग जो नेक्स्ट ईयर और हाफ ईयर है, हुमायूं स्पेंड करता है हिज टाइम इन द बिल्डिंग, एक नई सिटी जो है दिल्ली बनाने में जो है वो बिल्ड करने में है, जिसको नाम वो देता है दीनपा, ठीक है, दीनपना सॉरी मैं थोड़ा, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज करता है बहुत से ग्रैंड फीस्ट, यहाँ दावतें होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं,
फेस्टिवल्स होते हैं इस पीरियड में, और हुमायूं हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर वेस्टिंग जो वैल्यूएबल टाइम है इन एक्टिविटीज़ में, जब शेर खान जो क्या कर रहा है वो स्टेडली जो है आर्गूमेंट कर रहा है, वो अपनी पावर से गट्ठी कर रहा है ईस्ट में। इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड कि हुमायूं की इन एक्टिविटीज़ थी वो ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ जो है ओपियम लेने की जो आदत थी, कहीं ना कहीं वो उसने भी जो है इसको बड़ा नुकसान दिया। नाइदर ऑफ ये चार्जेस जो हैं वो फुल्ली ट्रू हैं, क्योंकि बाबर भी हैज़ कंटिन्यू यूज ओपियम आफ्टर ही गेव अप वाइन। शराब छोड़ने के बाद भी हुमायूं टुक द ओपियम ओकेजनली इन प्लेस ऑफ इट, या फिर शराब के साथ भी लेता था, और बहुत सारे नोबल भी लेते थे, लेकिन ना ही बाबर ना ही हुमायूं जो है वो कोई ओपियम के एडिक्ट थे। जो बिल्डिंग है जो दीन पना की है वो इंप्रेस करने के लिए अपने दोस्त और दुश्मनों को, ठीक है। इट ऑल्सो कवर एक सर्व एज ए सेकंड कैपिटल जो है इन केस आगरा जो है वो थ्रेटन की जा रही थी बहादुर शाह के द्वारा, जो इन द मीन टाइम हैड कॉन्कर्ड, जिसने अजमेर कॉन्कर कर लिया था, पूरा ईस्टर्न राजस्थान ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लिया था, ठीक है। अब जो है बहादुर शाह ने जो है ऑफर्ड a still greater challenge to Humayun, और he has made his court the refuge of all those who feared or hated the Mughals। उसके कोर्ट में कहीं ना कहीं वो सारे लोग थे जो या तो उससे नफरत करते हैं, ठीक है, या उससे डरते हैं, वो सारे मुगल से वो उसकी कोर्ट में थे। उसने फिर अगेंस्ट इन्वेस्ट किया चित्तौड़ को, और साइमल्टेनियसली सप्लाई की आर्म्स और मेन जो है तातर खान को, एक कज़न था इब्राहिम लोदी को। तातर खान ने इन्वेड किया आगरा 40,000 की फौज की तरह, एक डाइवर्जन का काम किया, ठीक है, वेयर टू बी मेड इन द साउथ एंड ईस्ट। हुमायूं ने इजीली डिफीट कर दिया ये चैलेंज जो पोज किया गया था तातर खान के द्वारा। अफगान फोर्स जो है मेल्ट अवे हो गई और अप्रोच किया मुगल्स को, ठीक है, एंड तातर खान डिफीटेड और उसे मार दिया गया। डिटरमाइंड टू एंड द थ्रेट जो है फ्रॉम दी जो बहादुर शाह साइड वंस एंड फॉर ऑल, हुमायूं अब इन्वेड करता है मालवा। स्ट्रगल वी फॉलोड, हुमायूं ने शोड कंसिडरेबली मिलिट्री स्ट्रेंथ और रिमार्केबल जो है पर्सनल वेलोर भी। बहादुर शाह डिड नॉट डेयर टू फेस मुगल। अब ही अबैंडन चित्तौड़ विच ही हैड कैप्चर्ड, उसने देखो ना, अब बहादुर शाह ने जो है चित्तौड़ कैप्चर कर लिया था, वो भी उसने छोड़ दिया। और 45 इनसेल्फ एट द कैंप इन मदसुर, यहाँ एक कैंप बना के 45 करके अपने आप को वहीं रख ले। बट जो हुमायूं था, हुमायूं की बड़ी कॉशियस टेक्टिक थी, और उसने फोर्स किया कि इसको कि ये मडनू से भागे आफ्टर स्पाइकिंग हिज गन्स बट लीविंग बिहाइंड ऑल द रिच एक्यूपेज। तो गन्स वन लेके भाग गया, लेकिन जो बाकी खजाने चीज़ें थी वो वहीं छोड़ के भाग गया। अब हुमायूं वाज हॉट इन हिज हील, ही इन्वेस्टेड द फोर्ट ऑफ मंडूस। अब उसने इस पे मंडू पे बड़ा ध्यान दिया और इसको कैप्चर कर लिया बिना ज़्यादा अपोजिशन के। अब बहादुर शाह जो है वो मंडू से भागकर जो है चंपानेर चला गया। एक स्मॉल पार्टी स्केल जो है एक फोर्ट था चंपानेर पर बाई पाथ, जो कंसिडरेबली जो है इनएक्सेसिबल था, ज़्यादा रोड्स वोड्स वहाँ नहीं थी। अब हुमायूं वाज 41st मैन टू स्केल द वॉल, 41वां इंसान था जो इस चंपानेर के फोर्ट पे जो जाके जो है चढ़ाई करेगा। अब बहादुर शाह नाउ फ्लेड टू अहमदाबाद एंड फाइनली टू काठियावाड़। अहमदाबाद भागा, वहाँ से काठियावाड़। तो जो रिच प्रोविंस थी मालवा एंड गुजरात की, जितना भी और यहाँ का लार्ज जो ट्रेजर था, जो खजाना इकट्ठा हुआ था गुजरात रूलर्स का, वो मांडवा और चांपानेर में, ये अब किसके हाथ में पड़ गया? हुमायूं के। अब बोथ गुजरात और मालवा जो हैं वो बड़ी जल्दी से हार गए, वेर लॉस्ट एज क्विकली एज दे वर गेंड आफ्टर द विक्ट्री। तो हुमायूं ने प्लेस किया गुजरात को अंडर द कमांड किसके? एक यंग ब्रदर, उसके जो छोटे भाई अक्सरी के हाथ में, एंड देन रिटायर्ड टू मांडू जो सेंट्रली लोकेटेड था। एंजॉय करते थे, फाइन क्लाइमेट, वहाँ का एक बड़ा बेहतरीन मौसम था, वहाँ एंजॉय करने चला गया। अब जो मेजर प्रॉब्लम थी वो थी जो डीप अटैचमेंट थी लोगों की, जो गुजरात रूलर्स, जो गुजरात में रूल कर रहा था उससे। अक्सरी जो था वो बड़ा इनएक्सपीरियंस था, और मुगल नोबल्स तब जो थे वो बड़े डिवाइडेड थे आपस में। तो सीरीज़ ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग होती है, मिलिट्री एक्शन होता है, जो बहादुर शाह के नोबल्स हैं उनके द्वारा जो है बगावत होती है, और रैपिड जो है रिवाइवल होता है बहादुर शाह की पावर का, और जो अननर्व्ड अक्सरी का है ना, और अननर्व्ड अक्सरी। अब देखो, ही फेल बैक अपॉन चीपानेर और बट रिसीव्ड, कोई हेल्प नहीं मिली कमांडर से और फोर्ट से, और डाउटेड ऑफ हिज इंटेंशन। हिंस अक्सरी ने डिसाइड किया कि वो आगरा वापस चला जाएगा। अब ये इमीडिएट जो राइज था, ये डर का जो माहौल, जो डर उठा, ये था कि ये ही माइट ट्राई टू रिप्लेस, कि हुमायूं को कहीं आगरा में रिप्लेस ना कर दे और अटेम्प्ट करे अपने लिए कोई सेपरेट एम्पायर अपने लिए निकालने के लिए।
तो डिसाइडेड टू टेक नो चांसेस। हुमायूं ने अबेंडन किया मालवा और मूव्ड आफ्टर अक्सरी बाई फोर्स मार्च्ड। अब देखो ना, अक्सरी चला गया आगरा। हुमायूं ने सोचा कि भाई अगर मैं जो हूँ यहीं रहा मालवा में, तो कहीं ये ना हो कि अक्सरी जो है दिल्ली में जाके जो है अब तख्त पे ना बैठ जाए। और वो उसने जो है राजस्थान में जाके अक्सरी को ओवरटुक किया। तो दो ब्रदर्स ने आपस में रिकॉन्साइल किया, समझौता कर लिया और कहाँ, आगरा वापस चले गए। ठीक है, तो आगरा वापस चले गए। मीनवाइल दोनों गुजरात और मालवा जो है वो फिर से हार गए ये लोग। अब जो गुजरात कैंपेन थी वो पूरी तरह से फेलियर साबित हुई। वॉज ए नॉट ए कंप्लीट, पूरी तरह से फेलियर नहीं थी। पूरी तरीके से गुजरात की फेलियर क्यों नहीं थी मालवा गुजरात, चाहे वो दोबारा से हार गए। वाइल इट डिड नॉट, गुजरात की टेरिटरीज में तो नहीं आए ना, देखो गुजरात की टेरिटरीज में नहीं आए, बट कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो थ्रेट था, वाइल इट डिड नॉट एडिड टू मुगल टेरिटरी, लेकिन इट डिस्ट्रॉयड, इसने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए जो ख़तरा था मुगल एम्पायर के लिए, जो बहादुर शाह का था। अब हुमायूं वॉज नॉट इन अ पोजीशन टू कंसंट्रेट, अब हुमायूं ऐसी पोजीशन में भी नहीं था वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है शेर खान की तरफ और अफगान्स की तरफ जो है सारी रिसोर्सेज को लगा दे और उधर लड़ने की कोशिश करे। तो सून आफ्टर बहादुर शाह जो है ड्राउंड इन ए स्क्रफल विद द पोर्तुगीज़ के साथ वो लड़ाई झगड़े में लग गया, वो तो हमने देखा है कैसे। और वो जो है वहाँ उसको जो है डुबा के मार दिया गया पोर्तुगीज़ के द्वारा एक शिप में। और इसने कहीं ना कहीं जो ख़तरा था गुजरात साइड का वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। शेर शाह, देखो ड्यूरिंग जो हुमायूं का जो मालवा का कैंपेन था 1535 से लेके जो 1537 का, शेर शाह ने हैड फर्दर, इसने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इसने कहीं ना कहीं अनडाउटेबली जो है अनक्वेश्चनड मास्टर जो है अपने आप को बिहार का जो है वो दिखा दिया था, मास्टर ऑफ बिहार बन गया था। और अफगान्स जो थे फार एंड नियर जो थे वो इसके पीछे थे सारे के सारे, और वो कॉन्टीन्यूसली जो है टू प्रोफेस लॉयल्टी मुगल्स की। तो उसने सिस्टमेटिकली प्लान किया किस तरीके से मैं मुगल्स को इंडिया से जो है खदेड़ के बाहर फेंकूंगा। वो क्लोज टच में रहा बहादुर शाह के भी, जो है जिसने हेल्प की विद हैवी सब्सिडीज़ के साथ, जो रिसोर्सेज इनेबल किए रिक्रूट करने मेंटेन करने के लिए लार्ज आर्मी और एफिशिएंट आर्मी, जिसमें 1200 एलिफेंट्स भी थे। शॉर्टली जैसे ही हुमायूं आगरा आता है तो यह उसको अपनी आर्मी का यूज़ करके डिफीट करना था बंगाल किंग को और कंपेल हिम टू पे जो वॉर इंडेमनिटी थी 13 लाख दिनार की, मतलब गोल्ड कॉइन्स की। अब आफ्टर इक्विप्ड विद नई आर्मी आई, हुमायूं ने मार्च किया शेरशाह सूरी के खिलाफ और बिसीज जो चुनार का फोर्ट है उसको जो है उस पर चढ़ाई कर दी टुवर्ड द एंड ऑफ द ईयर। अब हुमायूं फेल्ट इट वुड बी डेंजरस टू लीव सच ए पावरफुल फोर्ट बिहाइंड, इतना पावरफुल फोर्ट बिहाइंड छोड़कर वो आगे अपने जगह चली जाए कैपिटल में, तो ये नहीं। अब और ये खतरा भी था कहीं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टूट जाएगी। ठीक है, हाउएवर क्या होता है कि डिस्पाइट जो बेस्ट एफर्ट्स के जो मास्टर गनर रूमी खान थे, इट टुक 6 महीने लगे हुमायूं को इसको कैप्चर करने के लिए। अब मीनवाइल शेर खान ने कैप्चर कर लिया बाय ट्रेचरिंग द पावर ऑफ जो फोर्ट है रोहतास का फोर्ट, एंड ही कुड लिव हिज फैमिली इन सेफ्टी। तो उसने जो है ताकि अपनी फैमिली को जो है रोहतास फोर्ट में छोड़ सके ताकि वो सेफ रहे। बाई देन उसने इन्वेड कर दिया बंगाल पे सेकंड टाइम और कैप्चर कर लिया गौर, उसकी कैपिटल जो थी। तो शेरशाह सूरी कंप्लीटली कहीं ना कहीं उसने आउट मनूवर कर दिया हुमायूं को इधर। ठीक है, तो शेरशाह सूरी कंप्लीटली आउट मनूवर कर दिया हुमायूं को। अब हुमायूं को जो है ना, हुमायूं कुड नॉट रियलाइज, क्या हुमायूं को शुड हैव रियलाइज्ड कि अब ही वो किसी पोजीशन में नहीं है कि कोई मिलिट्री चैलेंज शेर खान को दे सके विदाउट मोर केयरफुल प्रिपरेशन, वैसी नहीं है, वैसी तैयारी नहीं है। हाउएवर ही वाज, ये सिचुएशन को ये ग्रैस्प नहीं कर पाया, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री सिचुएशन थी जो वो फेस कर रहा था उसको वो सही तरीके से उसका जो है वो समझ ही नहीं पाया। तो घोर की जीत के बाद शेरशाह सूरी ने ऑफर किया हुमायूं को दैट वो सरेंडर करे और बिहार है ना सरेंडर करे बिहार और पे करे एनुअल ट्रिब्यूट 10 लाख दिनार। ठीक है, अगर वो अलाउड एंड ही वुड अलाउड टू रिटेन बंगाल, के बंगाल वो रख सकता है, एंड ही वाज अलाउड टू बंगाल रिटर्न, अगर बिहार की वो जो है इतनी जो है 10 लाख दिनार
पे किया करे जो है वो एनुअल ट्रिब्यूट, और प्लस जो शेरशाह सूरी बंगाल को अपने हाथ में रखे। इट इज़ नॉट क्लियर, ये हमें साफ नहीं है कि कितना शेरशाह सूरी से सिंसियर था कि ये ऑफर वो मानने के लिए, बट हुमायूं वाज नॉट प्रिपेयर टू लीव बंगाल टू शेरशाह सूरी। बंगाल क्योंकि एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ गोल्ड और रिच जो है मैन्युफैक्चर होते थे और एक सेंटर था फॉरेन ट्रेड का। मोरेवर जो किंग था बंगाल का, हु रीच्ड हुमायूं कैंप, ज़ख्मी हालत में गया और कंडीशन में, और उसको कहा गया कि आज के रेजिस्टेंस जो शेरशाह सूरी का है वो अभी भी कंटिन्यू है। ये सारे फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं हुमायूं ने जो है देखे, और हुमायूं ने रिजेक्ट कर दिया शेरशाह सूरी का ऑफर और डिसाइड किया कि वो बंगाल की कैंपेन करेगा। सून आफ्टर जो है ज़ख़म इतने गहरे थे बंगाल किंग का कि वो कम टू हिज वुंड, और हुमायूं थोज टू अंडरटेक द कैंपेन ऑफ बंगाल, अकेले बंगाल की कैंपेन करने लगा। अब हुमायूं मार्च करता है बंगाल में, वाज प्रीलूडेड टू ए डिजास्टर विच अवॉर्ड टू हिज आर्मी एट जो है चौसिया ऑलमोस्ट ईयर लेटर। एक साल के बाद वहाँ बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, उसके में शेर शाह लेफ्ट बंगाल एंड वो अब साउथ बिहार में था, और इसने कहीं ना कहीं ही लेट हुमायूं, ठीक है, ही लेट हुमायूं इन एडवांस इनटू बंगाल विदाउट कोई अपोजिशन, सो दैट ही माइट डिसरप्ट हुमायूंस जो है हुमायूं का जो कम्युनिकेशन लाइव है और बोटल अप करे बंगाल में। अब अराइविंग एट गोर हुमायूं क्विकली टुक स्टेप कि वो स्टैब्लिश करे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, बट दिस डिड नॉट सोल्व, कोई प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं की, सिचुएशन जो और ख़राब होती गई है ना। बाई अटैम्प्ट ऑफ हिज यंगर ब्रदर जो हिंदल था, उसने क्राउन अज्यूम कर लिया हिमसेल्फ, आगरा का खुद तख्त पे बैठ गया। इसकी वजह से शेर शाह सूरीज की एक्टिविटीज़ और हुमायूं जो है टोटली कट ऑफ हो गया कोई भी न्यूज़ या सप्लाई से आगरा की, क्योंकि हिंदल वहाँ पे तख्त पे बैठ गया। और आफ्टर स्टेइंग फॉर 3 से 4 मंथ एट गोर, हुमायूं जो है स्टार्ट किया कि वो आगरा वापस जाएगा, लिविंग कुछ स्मॉल जो गैरिसन यहाँ कुछ छोड़ के कुछ फौज। अब इतना सारे रंबलिंग और इतना सारा जो नाराज़गी है नोबिलिटी में, और ऊपर से बारिशों का जो सीज़न चल रहा है, जो कॉन्स्टेंट जो अटैक हो रहे हैं अफगान्स के द्वारा, हुमायूं मैनेज टू गेट हिज आर्मी बैक टू चौसिया जो बक्सर के नज़दीक का एक एरिया, यहाँ तक अपनी आर्मी को लाने में सक्सेसफुल रहा बिना किसी सीरियस लॉस के। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हुमायूं की, जिसके लिए वो डिज़र्व करता है क्रेडिट। मीनवाइल कामरान ने जो है एडवांस किया लाहौर से आगरा कि वो हिंदल के साथ लड़ने के लिए, ठीक है, टू क्वेल हिंदल रेबेलियन, जो हिंदल तख्त पे बैठ गया था। थ्रू नॉट डिसलॉयल, कामरान ने कोई अटैम्प्ट नहीं किया कि वो री-एनफोर्समेंट भेजेगा, कोई ये नहीं कि वो वफादार नहीं था हुमायूं का, लेकिन ऐसा कोई अटैम्प्ट भी नहीं किया कि री-एनफोर्समेंट भेजी जाए हुमायूं को, जो विच माइट हैव स्वंग द मिलिट्री बैलेंस जो है मुगल के फेवर में आ जाती। अब इन सारी सेटबैक्स के बाद भी हुमायूं अभी भी कॉन्फिडेंट था उसकी सक्सेस जो है शेर शाह सूरी के खिलाफ। ही फॉरगॉट दैट ही वाज फेसिंग अफगान आर्मी, जो एक डिफरेंट थी, जो 1 साल पहले उसने फेस की थी। अभी जो है अफगान वो उन्होंने बैटल एक्सपीरियंस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, जो सबसे बड़ा मोस्ट स्किलफुल जनरल जो अफगान ने सबसे जो फाइनेस्ट जनरल एवर प्रोड्यूस किया उसके अंडर। तो मिसलाइड हो गया ऑफर ऑफ पीस से फ्रॉम शेर शाह सूरी। हुमायूं क्रॉस करता है ईस्ट बैंक ऑफ जो है करमनासा रिवर, और गिविंग फुल स्कोप टू अफगान हॉर्समैन कि वो इनकैम्प करें देयर टू अटैक। कहीं ना कहीं जो शेर शाह जो सूरी का जो ऑफर था पीस का, इससे कहीं ना कहीं हुमायूं को लगा कि ये वीक हो चुका और ये इसीलिए अपनी जो साथ जो है पीस करना चाहता है, शांति करना चाहता है। यहाँ हुमायूं ने सिर्फ एक बैड पॉलिटिकल सेंस नहीं बट बैड जनरलशिप भी दिखाई एज वेल। ही चोज हिज ग्राउंड बैडली और अलाउ किया कि वो अलाउ किया हिम टू बी टेकन अनअवेयर। हुमायूं ने बेयरली एस्केप विद हिज लाइफ फ्रॉम बैटलफील्ड से जान बचा के बाद भाप का तहर के दरिया के पार विद द हेल्प ऑफ कुछ वाटर कैरियर्स के। तो इमेंस बूटी फेल इनटू शेर शाह के सूरी के हाथ में। अबाउट 7,000 जो मुगल सोल्जर्स और बहुत सारे प्रोमिनेंट नोबल्स जो है वो यहाँ मारे गए। तो डिफीट ऑफ जो चौसिया थी 1539 में, ओनली द फुलेस्ट यूनिटी अमंग द तैमुराइद प्रिंसेस एंड द नोबल्स कुड हैव सेव्ड द मुगल। तो कामरान हैड टू बैटल हार्ड एंड फोर्स 10 लाख ट्रूप्स के साथ अंडर इट्स कमांड एट आगरा में लड़ना पड़ा तैमुराइद को। ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू लोन देम टू हुमायूं एज ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस। हुमायूं की जनरलशिप में वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुका। तो कामरान अकेला लड़ा आगरा में 10,000 फौज के साथ। दूसरी तरफ हुमायूं तैयार भी नहीं था कि वो कमांड आर्मी की जो है कामरान को दे, लेस द लेटर यूज इज एश्योर्ड पावर हिमसेल्फ, कि वो जो उसके पास है वो खुद यूज़ करे। तो जो सस्पिशन था दोनों भाइयों के बीच में, कामरान और के बीच में, कामरान ने डिसाइड किया कि वो लाहौर वापस जाएगा और अपनी बल्क ऑफ जितनी उसकी आर्मी है उसके साथ।
अब आर्मी हेस्टरली असेंबल्ड बाई, जो हुमायूं ने आर्मी इकट्ठी की थी आगरा में, वो कोई मैच नहीं थी शेर खान के सामने। होएवर जो बैटल ऑफ कन्नूज होती है 1540 में, वो बिटल कंटेस्ट। बोथ द यंगर ब्रदर जो हुमायूं के था, अक्सरी और हिंदल, उन्होंने जो है बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बैटल ऑफ कन्नूज ने जो है डिसाइड कर दिया जो इशू था शेर खान और मुगल्स के बीच में। हुमायूं नाउ बिकम एक प्रिंस, बिना किसी किंगडम के एक प्रिंस बन के रह गए, एक राजकुमार जिसका कोई राज्य नहीं था। काबुल और कांधार जो थे वो कामरान के अंदर में थे। तो ही वॉज वंडरिंग, तो वो कहीं सिंध में घूम रहा था और उसके नेबर रीजन में नेक्स्ट 2-2.5 साल तक, हैचिंग वेरियस स्कीम, किस तरह से मैं अपना जो है तख्त वापस, अपना बादशाहत वापस ले सकता हूँ। ना ही रूलर सिंध का, ना ही मलदोई का कोई पावरफुल रूलर थे मेवाड़ के, वे प्रिपेयर्ड कि वो इस हेल्प करें इस इंटरप्राइज में। वर्स बुरा कि उसके अपने भाई भी उसके खिलाफ हो गए और उसने दे ट्राई टू हैव हिम किल्ड, या फिर उसे जेल कर दें। हुमायूं ने ये सारी ट्रायल और ये सारे जो ट्रिबुलेशंस हैं वो विद फोर्ट्यूनेट एंड करेज, हिम्मत और ताकत के साथ और किस्मत के साथ ये सब फेस किए। इट वाज ड्यूरिंग इस पीरियड की हुमायूं का कैरेक्टर शो करने लगा इट सेल्फ एट इज, बट अल्टीमेटली हुमायूं जो है वो शेल्टर लेता है, ईरानियन किंग के जो है दरबार में जाता है और वहाँ पनाह लेता है, और फिर वहाँ से उनकी हेल्प से वो रिकैप्चर करता है कांधार को और काबुल को 1545 में। ठीक है, इट इज़ क्लियर कि जो मेजर कॉज था हुमायूं का फेलियर का शेर शाह सूरी के खिलाफ, वो उसकी इनएबिलिटी कि वो समझ ही नहीं पाया जो अफगान पावर कैसी है। ड्यू टू एग्जिस्टेंस जो लार्ज नंबर ऑफ अफगान ट्राइब जो फैली हुई थी पूरी नॉर्थ इंडिया में, जो अफगान्स जो है ना कुड ऑलवेज रीयूनाइट। किसी भी केपेबल कोई अच्छा लीडर आएगा वो उसके अंडर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे वो जितने मर्जी स्कैटर्ड हो। और ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज हुआ। बिना लोकल रूलर्स को और ज़मींदार को अपने साइड में लाए मुगल वेयर बाउंड टू रिमेन न्यूमेरिकली फेलियर। वो हमेशा न्यूमेरिकली इन्फीरियर ही रहते, कम ही रहते, जब तक कि वो लोकल लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे अपने अंडर। लोकल नोबल्स, ज़मींदार, इन लोगों को, प्रिंसेस हो गए चाहे वो। तो शुरुआत में देखो हुमायूं वाज जो है ना वो होल लॉयली सर्व्ड बाय हिज ब्रदर। जो रियल डिफरेंस अमोंग देम ओनली अरोज जैसे शेर खान जीतने लगा। कुछ हिस्टोरियंस जो है अनड्यूली ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते जो अर्ली डिफरेंसेस थे जो हुमायूं और उनके भाइयों के बीच में, और उसके कैरेक्टर को जो है ख़राब दिखाने की कोशिश करते हैं। तो नोट जो है विर्गेस एज, देखो बाबर की तरह तो नहीं था हुमायूं, लेकिन हुमायूं ने शो किया हिमसेल्फ टू बी ए कॉम्पिटेंट जनरल और पॉलिटिशियन। ठीक है, टिल हिज इनकन्विंस्ड। एक बंगाल की कैंपेन को अगर छोड़ दिया जाए तो उसने बड़ी बेहतरी से गुजरात में भी किया, बाकी जगह पे वो बड़ा एक टैलेंटेड था। जो दोनों जंगें हुई, जो 2 बैटल हुई कन्नौज में और चौरसा में, दोनों बैटल में द लेटर शोड हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर जनरल। कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी ने बताया कि वो एक वेल एक्सपीरियंस्ड एज के साथ, ही वाज 72 आई थिंक या 77, ऐसी कुछ एज थी, 60-70s की एज थी। तो ही वाज एक्सपीरियंस भी था, उसे वॉर की नॉलेज भी थी। तो हुमायूं की लाइफ जो थी ना वाज ए रोमांटिक वन। वो रिचेस टू रेग्स, मतलब महल से सीधा जो है घाटों पे चला गया है दर। तो अगेन फ्रॉम, फिर से जो है वो ये कूड़ा करकट से उठ के जो है महलों में इन 1555 फॉलोइंग जो ब्रेक डाउन हुआ सूर एम्पायर का, उन्हें दिल्ली को दोबारा रिकवर किया। ही डिड नॉट लिव एज लॉन्ग टू एंजॉय जो फ्रूट ऑफ उसकी विक्ट्री। ही डाइड फ्रॉम द फॉल। पहले फ्लोर जो लाइब्रेरी बिल्डिंग थी एक फोर्ट की दिल्ली से, वहाँ से गिर के मर गया। उसकी फेवरेट वाइफ ने उसके लिए एक मैग्निफिसेंट जो है मसलूम बनाया नियर उसकी फोर्ट के नज़दीक में, और दिस बिल्डिंग मार्क करती है एक नई स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में आया। जो मोस्ट रिमार्केबल फीचर था वो मैग्निफिसेंट टॉम मार्वल का हुमायूं का मकबरा जो है आप दिल्ली में जाके देख सकते हो। तो शेर शाह सूरी ने क्या किया? शेर शाह सूरी और उसका एम्पायर जो 1540 से ये 15 साल का जो एम्पायर था, 40 से लेके 55 हुमायूं को, देखो शेर शाह सूरी जो है दिल्ली के तख्त पे बैठते हैं एज द एज ऑफ 54 की एज में। एंड वी डू नॉट नो मच उसकी अर्लियर लाइफ के बारे में, हमें नहीं पता। उसका ओरिजिनल नाम फरीद था, उसके बाप एक स्मॉल जागीरदार था जौनपुर का। फरीद एक्वायर्ड जो है एक्वायर्ड साउंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस बाय लुकिंग, जो अफेयर थे उसके बाप के जो जागीर के, वो चीज़ें देखते हुए उसे एडमिनिस्ट्रेशन की जो है अच्छी खासी पकड़ थी। अब फॉलोइंग द जो डेथ और डिफीट के बाद जो लोदीज़ की जो कन्फ्यूजन था मुग़ल अफेयर्स का,
एंड द कन्फ्यूजन जो अफगान अफेयर्स में था वो कहीं ना कहीं एक मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट सरदार जो है अफगान सरदार इमर्ज होता है। जो टाइटल शेर खान है वो उसे दिया गया था बाई किलिंग ऑफ टाइगर, कि उसने एक शेर को मारा था इसलिए उसे वो टाइटल दिया था, या फिर सर्विस जो उसने रेंडर की थी। सुन शेन खान इमर्ज होता है राइट हैंड, जो रूलर बिहार के रूलर का राइट हैंड, और मास्टर कर लेते हैं एंड इट्स मास्टर इन ऑल बाई बट नेम। दिस वॉज बिफोर द डेथ ऑफ बाबर की डेथ से पहले जो राइज हुआ शेर खान का वो टू दिस प्रोमिनेंस वॉज थोज नॉट ए सडन वन। काफ़ी साल लगे, अचानक से कहीं पावर में राइज नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम राइज हो जाते हैं पावर में। एज ए रूलर शेर खान ने रूल किया एक माइटीएस्ट एम्पायर विच हैज़ कम इनटू एग्जिस्ट, जो नॉर्थ इंडिया में है सिंस द टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो सबसे बड़ा एम्पायर आया वो शेर खान ने जो है रूल किया। उसका एम्पायर बंगाल से लेके इंडस तक जो है था, इंक्लूडिंग कश्मीर भी। इन द वेस्ट उसने मालवा कॉन्कर कर लिया था और ऑलमोस्ट इंटायर राजस्थान। मालवा बहुत कमज़ोर था, डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन में था और किसी भी पोजीशन में नहीं था कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। इट वाज ड्यूरिंग द मालवा कैंपेन दैट एक एपिसोड होता है वेर ब्लॉट ऑन द मेमोरी ऑफ शेर खान, टुक ब्लॉट ऑन द मेमोरी ऑफ शेर। जो पूरन महल है, जो पोजेसर था एक पावरफुल किले का चंदेरी का, उसने खाली कर दिया किला ऑन बाइंडिंग और टू ऑफ सेफ कंडक्ट, कि अगर मैं किला खाली कर देता हूँ अगर तुम लोग जो है कुछ भी जो है मतलब लूटपाट गर्दन ना करो। होवेवर उसकी और उसकी पार्टी ने 1000 राजपूत अलॉन्ग विद उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है उन्हें अटैक किया गया और उन्हें जो है किल्ड आउटसाइड द किले के बाहर जो है मार दिया। जो थियोलॉजियंस थे रूल्ड के नो फेथ नीड टू बी केप्ट विद इन इनफेडरल, कि कोई भी रिश्ता काफिरों के साथ नहीं रखना है। और पूर्ण महल जो था डिज़र्व करता था ऐसी पनिशमेंट, क्योंकि वो जो है वो मुस्लिम्स के खिलाफ थे। उन केप्ट मुस्लिम वुमेन इन द हाउस, और वो मुस्लिम औरतों को जो है अपने घरों में रखते थे। जो सिचुएशन थी राजस्थान की वो भी डिफरेंट है। मालदोरी में जो रूलर ऑफ मारवाड़ था जो गद्दी पे बैठा था 1532 में एंड रैपिडली ब्रोड द होल वेस्टर्न और नॉर्थ राजस्थान अंडर हिज कंट्रोल। उसने फर्दर एक्सपेंड की अपनी टेरिटरी। हुमायूं के कन्फ्लिक्ट शेरशाह सूरी के टाइम पे जो भाटियाज थे जैसलमेर, उनकी हेल्प से उन्हें अजमेर कॉन्कर कर लिया था। जो कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट था वो कन्फ्लिक्ट में आता है विद द रूलर ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग मेरवाड़। अब उसका लेटेस्ट एक्ट हैज़ बिन कि उसने जो है कन्क्वेस्ट ऑफ बीकानेर। तो इन कोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बीकानेर जो रूल किया जा रहा था वॉज किल्ड। बीकानेर रूलर को मार दिया जाता है आफ्टर गिलेंट जो है रेजिस्टेंस के बाद। उसका सन जो है कल्याण दास और भीम जो है वो जो है जाके पना लेते हैं शेर खान की कोर्ट में, उसके दरबार में। मेनी अदर इंक्लूडिंग जो उसके रिलेटिव थे। अब भीरम दाव ऑफ जो मेरता था हुम जो मलदाव जो है हैड डिस्पोज्ड फ्रॉम हिज होल्डिंग, उससे भी छीन लिया था। ऑल्सो रिपेयर टू शेरशाह सूरीज कोर्ट। ये सारे पहुंचते हैं। अब मलदाव जो है वो अटेम्प्ट करता है कि एक लार्ज सेंट्रलाइज स्टेट बनाऊं मैं राजस्थान। अंडर द एजिस वॉज बाउंड टू रिगार्ड एज द थ्रेट ऑफ द रूलर। जो दिल्ली और अब आगरा तो उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे जब राजस्थान जो है वो बड़ा क्लोज था आगरा के, और ये एक बहुत बड़ा राजस्थान का पूरा एक एम्पायर बनाना चाहता था। तो ये इट वाज बिलीव्ड कि मालदाओं के पास 50,000 की आर्मी थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि मालदा ने जो है कोवर्टेड दिल्ली और आगरा। नाउ एज बिफोर जो बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों स्टेट्स के बीच में वो स्ट्रेटेजिकली जो है ईस्टर्न राजस्थान जो इंपॉर्टेंट रीजन था। अब राजपूत और अफगान जो थे वो फोर्सेस क्लैश करती है सम्मेल में 1544 में बिटवीन अजमेर और जोधपुर एक जगह है। महीनों रुकने के जो इंतज़ार करने के बाद मलदाव कंसीडर करते हैं कि ये एक सुसाइडल है अटैक करना स्ट्रॉन्ग होल्ड फोर्ट जो है अफगान कैंप का, इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे पास आर्टिलरी नहीं है। और वो रिट्रीट वो चाहते थे कि हम जोधपुर रिट्रीट करें या सिवाना वेयर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं एक बेटर डिफेंस। अब काउंसिल बटी हुई थी। कुछ जो है राजपूत सरदार जो है कंसीडर करते थे कि कोई भी रिट्रीट, पीछे होना, जंग से भागना जो है वो एक किस्म का जो है डिसऑनर है, वो एक बेइज्जती है, वो ऑनर के खिलाफ है। सस्पिशियस सोन इन द माइंड ऑफ मालदाव अबाउट द लॉयल्टी ऑफ सम ऑफ द सरदार ऑन द अकाउंट शेर शाह रूज ऑफ ड्रॉपिंग सम लेटर एड्रेसिंग टू राजबाग कमांडर नियर मालदाव कैंप रिजल्टिंग इनटू मालदाव विड्रॉइंग फ्रॉम द बल्क ऑफ फोर्सेस टुवर्ड जोधपुर। कहीं ना कहीं ये टूट फूट जो बीच में पड़ी, कुछ जो है राजपूत रूलर वो वापस चले गए जोधपुर, कुछ राजपूत रूलर ने जो है पीछे जाने से इनकार कर दिया। कुछ स्मॉल फोर्सेस 10,000 की वो जो है बड़ी सख्ती से लड़ी शेरशाह सूरी के अटैक के साथ, अटैक्ड शेरशाह सूरी सेंटर, कन्फ्यूजन डाल दी उसके हाल में। सुन जो सुपीरियर नंबर ऑफ अफगान गन फायर थे उन्होंने राजपूत चार्ज को रोक लिया और यहाँ पे हार होती है। जो बैटल है सम्मेल की वो कहीं ना कहीं राजस्थान की किस्मत को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। शेर शाह अब जो है वो कॉन्कर करता है और हमला करता है अजमेर जोधपुर पे और फोर्स करता है मलदाऊ को कि वो शेल्टर ले किस में सिवाना में, जहाँ वो मर जाता है कुछ देर में।
तो शेर शाह सूरी फिर वापस घूमता है मेवाड़ की तरफ। राणा वाज किसी पोजीशन में नहीं था रेजिस्ट करने की, तो वो सेंड करता है कुछ की जो है चित्तौड़ को टू शेर शाह सूरी, जो सेंड करता है आउटपोस्ट को माउंट आबू में। तो कुछ ब्रीफ पीरियड ऑफ 10 महीनों में शेर शाह सूरी जो है पूरे राजस्थान को अपने कब्जे में ले लेता है। उसका लास्ट जो कैंपेन होता है वो कलिंजार में होता है, एक स्ट्रॉन्ग किला है वहाँ पे भी, जो की था बुंदेलखंड को, की टू बुंदेलखंड था। अब ड्यूरिंग इस सीज के एक गन जो है वो फटती है और शेर शाह सूरी सीवियरली इंजर्ड हो जाता है और 1545 में उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर ही हर्ड दैट द फोर्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड, ये सुनने के बाद कि फोर्ट को कब्जा कर लिया गया है, उसके बाद मर जाता है। तो शेर शाह सूरी को सक्सीड करता है उसका सेकंड सन जो है इस्माइल शाह, जो रूल करता है 1553 तक, कुछ 8 साल। इस्माइल शाह को जो है एक केपेबल रीलर था एंड जनरल था, बट मोस्ट ऑफ जो उसकी एनर्जी थी वो ऑक्युपाइड थी जो बगावत हुई थी भाई उसके ब्रदर्स के द्वारा बगावत कर दी जाती है और ट्राइबल जो लॉर्ड्स होते हैं, फ्यूड्स होते हैं अमंग अफगान्स। तो देर विद दीज एंड एवर जो प्रेजेंट डर था जो कि मुगल इन्वेजन होगा और प्रिवेंट करेगा इस्माइल शाह को एक्सपैंड करने से कहीं ना कहीं कि और एम्पायर को बड़ा करूं, वो डर था और उसने एक्सपैंड नहीं किया। वो मर जाता है बड़ी ही यंग एज में और उसकी डेथ के बाद जो उसकी सक्सेसर्स में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। ये मौका देता है हुमायूं को, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना इंडिया का एम्पायर को रिकवर करे। इन टू हॉटली कंटेस्टेड बैटल जो 1555 की है, ही डिफीट अफगान्स और रिकवर करता है दिल्ली और आगरा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन शेर शाह का अगर हम देखें तो शेर शाह जो है कंसीडर किया जाता है इन मेनी वेज। उसने बहुत सारे जो है दिल्ली सल्तनत में जो है क्यूमुलेशन ऑफ दिल्ली, जो एडवेंचर है बाबर का, एडवेंट जो बाबर का और हुमायूं का है, जो नेचर ऑफ इंटेरोगम हुई है इन दोनों के बीच में। अमॉन्ग जो फोरमोस्ट कंट्रीब्यूशन है शेर शाह सूरी की कि वो उसने रीएस्टैब्लिश किया लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस जो लैंड एंड बेल्ट, जहाँ जहाँ तक उसका एम्पायर था। वो बड़ी सख्ती से पेश आया जो चोर डकैत थे, ज़मींदारों के साथ जो रिफ्यूज़ कर रहे थे पे करने से लैंड रेवेन्यू, और जो नहीं मान रहे थे ऑर्डर गवर्नमेंट का। हमें यह भी कहा जाता है कि अब्बास खान सरवानी जो एक हिस्टोरियन था शेर शाह सूरी का, दैट ज़मींदार वेर सो कवर्ड डाउन दैट नन ऑफ डेयर टू रेज द बैनर ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट हिम। इतना ज़्यादा उसने सख्ती से पेश आया कि किसी ने एक झंडा तक नहीं उठाया बगावत का दोबारा, या फिर कोई भी ट्रैवलर जो वहाँ से उसकी जो है प्रॉपर्टी से गुजरता था उनकी टेरिटरीज से, उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो शेर शाह सूरी ने जो है बड़ी अटेंशन पे की ट्रेड और कॉमर्स को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन को अपने किंगडम में। उसने पुरानी जो ओल्ड इंपीरियल रोड थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो रिवर इंडस से वेस्ट से सोनागांव जो है बंगाल तक जाती थी, उसने बनाई ही बिल्ड एक रोड बनाई आगरा से जोधपुर चित्तौड़, एविडेंटली लिंक किया उसने रोड गुजरात के सी पोर्ट से। उसने बिल्ड की थर्ड रोड लाहौर से मुल्तान तक। तो मुल्तान वाज एट द फर्स्ट टाइम द स्टेजिंग पॉइंट था कारवांस का, जो वेस्ट से सेंट्रल एशिया जाता था। तो फॉर द कन्वीनियंस, ट्रैवलर की कन्वीनियंस ने उन्हें सराय बनाई जहाँ लोग आके रह सकते, सेपरेट लॉजिंग बनाए अलग अलग हिंदू और मुस्लिम के रहने के लिए इन सराइज में के जगह बनाई कि मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदूज यहाँ रहेंगे। ये बिल्डिंग्स बनाई इसने ट्रैवलर्स के लिए रास्ते में। ठीक है, ब्राह्मण्स को अपॉइंट किया गया कि वो बेड और खाना देंगे हिंदू ट्रैवलर्स के लिए और ग्रेन्स देंगे उनके घोड़ों के लिए। तो अब्बास खान क्या कहते हैं, इट वाज रूल इन दीज सराइज, इट वाज ए रूल इन दीज सराइज दैट हु एवर इंटर देयर रिसीव प्रोविजन सूटेबल टू हिज रैंक। उसके रैंक के हिसाब से उसको खाना पीना रहने की जगह मिलती थी गवर्नमेंट से। तो एफर्ट्स किए गए कि विलेज को सेटल किया जाए इन सराइज के अराउंड। लैंड जो है, लैंड वाज सेट अपार्ट इन दिस विलेज, जो इन सराइज की एक्सपेंसेस देखेगी। ऐसे आजकल तो होटल्स हो गए ना। तो वी आर टोल्ड कि शेर शाह सूरी ने 1700 सराय बनाई थी ऐसी लोगों के रहने के लिए, ट्रैवलर्स के, जो आज भी एग्जिस्ट करती है, विच शोज कि कितनी स्ट्रॉन्ग थी वो। उसकी रोड्स और सराइज को कहा जाता आर्टरीज ऑफ हिज एम्पायर। उसने ट्रेड और कॉमर्स को कंट्री में हेल्प की, बहुत सारी सराइज डेवलप की, जो मार्केट टाउन कस्बे बने जहाँ पीजेंट्स जो है अपनी चीज़ें बेचने आते थे। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किए बाकी रिफॉर्म्स भी प्रमोट करने के लिए ट्रेड और कॉमर्स। उसके एंटायर एम्पायर में कस्टम ड्यूटी जो थी गुड्स की जो है वर पेड ओनली 2 जगहों पे होती थी। गुड जो प्रोड्यूस होता था बंगाल में या फिर इंपोर्ट होता था फ्रॉम आउटसाइड, पेड कस्टम ड्यूटीज एट द बॉर्डर ऑफ बंगाल और बिहार एंड एट सिकरी गली। तो जो गुड वेस्ट और सेंट्रल एशिया से आता था वो उसकी ड्यूटी इंडस पे की जाती थी, रिवर पे। तो नो वन, कोई भी अलाउड नहीं था कस्टम लेने पे रोड या फेरीज या टाउन्स में, एनीवेयर एल्स। सिर्फ 2 जगह पे ड्यूटीज पे की जाती। ड्यूटी जो है वाज पेड ए सेकंड टाइम एट द टाइम ऑफ सेल। पहले एंट्री पे, दूसरी सेल पे 2 बार ही ड्यूटीज पे की जाती थी। तो उसने ट्रेड एंड कॉमर्स, शेर शाह ने डायरेक्ट किया अपने गवर्नर या अमील्स को कि वो मर्चेंट्स और जो ट्रैवलर्स, जो बिजनेसमैन हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एंड उनको जो है बड़े अच्छे से ट्रीट करना है और उन्हें हार्म नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर कोई मर्चेंट मरता है तो उनकी जो गुड्स को सीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि देवर
एज इफ दे वर अननोन, वो किसी के नहीं है। तो शेर शाह जो है एंजॉइंड अपॉन देम एज द डेक्टम ऑफ शेख निज़ामी। अगर मर्चेंट डाई करता है इन ए कंट्री, इट इज़ परफिडी टू ले हैंड ऑन हिज प्रॉपर्टी, कोई नहीं उसके लेगा हाथ लगाएगा। तो शेर शाह ने जो है, शेर शाह मेड द लोकल, जो लोकल हेडमेंट्स जो थे, जो विलेज में जो मुकद्दम थे, सरपंच थे और ज़मींदार थे, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि किसी भी बिजनेसमैन का अगर कोई नुकसान होगा इन सड़कों पर, अगर किसी का कोई चोरी होगा तो मुकद्दम और ज़िम्मेदार को वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कोई भी चोरी चकारी किसी तरह। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा ही जो है किया है। तो करेंसी जो रिफॉर्म था, शेर शाह सूरी ने करेंसी रिफॉर्म भी किया, हेल्प किया ग्रोथ में, कॉमर्स और हैंडीकैप में। ही स्टक फाइन गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और प्लेस में, ठीक है। शेर शाह सूरी डिड नॉट मेक एनी चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में कोई नहीं किया, जो सल्तनत पीरियड से चली आ रही थी वैसे ही। जो नंबर ऑफ विलेजेस जिसको कंप्राइज, जो परगना थे, परगना वाज अंडर द चार्ज जो था शिकदार, जो लुक कर, जो देखता था लॉ एंड ऑर्डर जो है कंट्री का और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और जो मुनसफ या अमील थे वो कलेक्ट करते थे क्या, लैंड रेवेन्यू। जो मुनसफ थे, मुनसिफ या अमील थे, वो जो है लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करते, अकाउंट जो मेंटेन किए जाते थे पर्शियन में भी और लोकल लैंग्वेज में भी। तो नंबर ऑफ सरकार, इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन शेर शाह जो है अपेरेंटली कंटिन्यू की उसने सेंट्रल मशीनरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेवलप हुई थी सुल्तान पीरियड में। हाउएवर हमें जो है मच ऑफ द इंफॉर्मेशन नहीं अबाउट इट। शेर शाह डिड नॉट फेवर लीविंग टू मच अथॉरिटी जो है इन द हैंड ऑफ, ज़्यादा अथॉरिटी अपने मिनिस्टर के हाथ में नहीं छोड़ी। तो वो बड़ा ही हार्ड वर्किंग था, है ना। उसने स्टेट के कामों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, है ना। ही ऑल्सो, वो पूरी कंट्री में ही टूर्ड द कंट्री कॉन्स्टेंटली कि लोगों की कंडीशन कैसी है वो जानी जाए, ठीक है। बट कोई सिंगल इंडिविजुअल हुएवर हार्ड वर्किंग है, चाहे कितना भी मेहनती है, कुड लुक आफ्टर ऑल द अफेयर्स ऑफ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। कोई कितना भी, कोई एक इंसान इतनी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को जो है वो देखभाल नहीं कर सकता, वो चाहे कितना ही मेहनती हो। तो शेर शाह सूरी की जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी थी इन द हैंड वह सोर्स, कहीं ना कहीं वही उसकी कमजोरी बनी इतने बड़े मुल्क की, कि सब कुछ उसके हाथ में था। इट वॉज हार्मफुल इफेक्ट बिकेम एपिरेंट विद अ मास्टरफुल स्वर्गन लाइक हिम सीज टू सिट ऑन द थ्रोन। क्योंकि जब इतनी बड़ी मुल्क की, इतनी डाइवर्स मुल्क की पावर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में है, अब ये सारी चीज़ें, अब ये तो काबिल है, चलो ट्रस्ट है, टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, ये कर लेगा, लेकिन जिस दिन ये तख्त पे बैठेगा नहीं, जिस दिन द डे ही विल डाई, तो जो नेक्स्ट इन लाइन जो पर्सन होगा वो अगर इतना काबिल नहीं है तो ये एम्पायर पूरी तरीके से बिखर जाएगा। तो शेर शाह सूरी ने स्पेशल अटेंशन लैंड रेवेन्यू के भी दिया, आर्मी को, जस्टिस को। ही एडमिनिस्टर हिज फादर जागीर फ्रॉम द नंबर ऑफ ईयर्स, उसने अपने बाप की जागीर को बहुत सालों तक यूज़ किया था। वर्चुअल रूलर था एक किस्म का, देन एज ए वर्चुअल रूलर ऑफ बिहार। तो शेर शाह सूरी को पता था किस तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर्क होता है सारे लेवल्स पे। उसने केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर की टीम के साथ पूरे सिस्टम को रिवैम्प किया। द प्रोड्यूस ऑफ लैंड वाज नो लॉन्गर टू बी बेस्ड ऑन गैस वर्क, ठीक है, कि कितना प्रोड्यूस हुआ, गैस कर लो इस ज़मीन में 10 कुंटल हुआ, उसके हिसाब से नहीं। उसने डिवाइड किया, और या फिर क्रॉप्स को डिवाइड करके फील्ड में या थ्रेशिंग फ्लोर पे। शेर शाह सूरी ने जो है इंसिस्ट किया कि मेजरमेंट हो, जो कितनी लैंड जो है सोन लैंड है, क्रॉप का रेट क्या है, ठीक है, देन कुड बी देन कन्वर्टेड इनटू कैश, कि कितना पैसा आएगा, फिर उसको कन्वर्ट किया जाएगा कैश में। मार्केट प्राइस कितनी है डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट जगहों पे, फिर जो है उससे जो है स्टेट 1/3 जो है पैसा लेगा, 33%। किस तरह की क्रॉप्स है, किस तरह का एरिया में वो सोन की गई है, कितनी प्रोडक्टिविटी, इस एरिया मार्केट का कितना खर्चा है। तो राइट डाउन अ पेपर कॉल पट्टा, और ईच पीजेंट वाज इन्फॉर्म्ड, हर एक पीजेंट को इन्फॉर्म भी किया जाता था। कोई भी अलाउड नहीं था कि वो चार्ज करे फ्रॉम पीजेंट्री एनीथिंग एक्स्ट्रा। इस तरीके से जो है उसने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, समझे। मल्टीपल चीज़ें हैं, ये पढ़ सकते हो आप, इट इज़ नॉट वेरी थिंग। तो इस तरीके से शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेशन देखी हमने। बाबर का एडवेंट देखा इंडिया में, किस तरीके से बाबर आता है, राणा संगा का उसमें क्या योगदान है, बंगाल के गवर्नर का, फिर किस तरीके से वो लोधीज़ के खिलाफ लड़े, ठीक है। फिर जो है हुमायूं जो है वो तख्त पे आता है, फिर उसका कन्फ्लिक्ट शेर शाह सूरी के साथ, फिर शेर शाह सूरी का एम्पायर देखा, उसने कन्क्वेस्ट किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। आज के लिए इतने ही रखते हैं, अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।